तो मेरा एक सवाल है कि किसी टीचर ने या कोई मोमेंट ऐसा या कोई वीडियो ऐसा जिसने तुम्हें इंस्पायर किया हो कि नहीं यार ये मैं कर सकता हूँ। मैं रात में 2-2:30 बजे उठता हूँ, पूरा का पूरा साइलेंस रहेगा, वही एक 300 स्क्वायर फीट का घर। और टाइम मैनेजमेंट हम 2 प्रोस्पेक्टिव से डिस्कस कर सकते हैं। तुम 4 साल काम कर रहे हो, अंदर लेवल पे तुमने काफी लोगों को डील किया होगा, तुम्हारे हिसाब से वैकेंसीज कम क्यों आ रही हैं? रीजन्स ऑफिसर्स के कम होने की नहीं है, ऑफिसर के रिक्वायरमेंट बैंक में अभी भी कांस्टेंट है। रीजन बिहाइंड दैट कि मार्केट के साथ बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं। सक्सेस केवल एक जॉब नहीं है, जॉब तो देखिए मैं पहले भी कर रहा था, सक्सेस का मैटर है हैप्पीनेस। बैंकिंग जॉब के क्या पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं जो स्टूडेंट को पता होने चाहिए कि भाई ये फायदेमंद है और लेकिन ये नेगेटिव भी? मुश्किल टाइम ये था कि मैंने जॉब रिजाइन दे दिया था कोविड की वजह से। डैड को मैंने बोला पापा पैसा करिए, घर पे बैठिए, बाकी मैं देख लूंगा। अभी इतने पैसे हैं कि हम साल भर बिना जॉब के स्ट्रगल कर सकते हैं। SBI PO बनने के लिए एक इंसान को कितने घंटे पढ़ना चाहिए? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अरुण सिंह रावत और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैथ्स बाय अरुण सर यूट्यूब की ये पहली पॉडकास्ट सीरीज है। ये पॉडकास्ट बनाने का मेरा मन क्यों हुआ, दरअसल काफी सारे लोग काफी समय से बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं। काफी सारे सवाल मन में होते हैं, सवाल मन में ये भी होते हैं कि हमारा सिलेक्शन हो भी पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो उसी चीज को ध्यान में रखते हुए आज मैं लेकर आया हूं एक ऐसी पॉडकास्ट की सीरीज जिसमें आपको मिलेगी एक सक्सेस जर्नी, एक फाइट बैक स्टोरी। साथ ही साथ जो बच्चे SBI IBPS बैंक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनको बहुत मदद मिलेगी कि एग्जाम्स को तैयार कैसा किया जाए। जो बच्चे बिलोंग करते हैं रूरल बैकग्राउंड से, उनके मन में डर बहुत होते हैं, उस सारे डरों को आज हम दूर करेंगे इस पॉडकास्ट के माध्यम से। तो इसको अंत तक देखिएगा और जो जो पॉइंटर्स इस वीडियो में सर आपको बताएंगे उनको नोट करके फील करेगा कि ऐसा ही तो मेरे साथ भी हुआ था। तो आज हमारे बीच में मौजूद हैं मयंक कसेरा, जिनका सिलेक्शन 4 साल पहले हुआ था SBI PO में और अभी उन्हें काम करते हुए 4 साल हो गए हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे उनकी जर्नी कैसी रही, तैयारी उन्होंने कैसे करी और जर्नी के बाद उनकी लाइफ में क्या चेंजेस आए। तो मयंक, स्वागत है आपका सबसे पहले तो। और सबसे पहले तो आप अपने बैकग्राउंड के बारे में बताइए, अपने एजुकेशन के बारे में बताइए और आपने प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करी वो हमें बताइए। थैंक यू फॉर द इन्विटेशन सर। ये मेरा गुड लक है कि मैं आपके सामने आज अपनी जर्नी शेयर करने जा रहा हूँ और ये लाखों स्टूडेंट तक पहुंचेगी। तो मैं अगर बात करूं अपने बैकग्राउंड की, तो मैं एक बहुत ही रूरल बैकग्राउंड से आता हूं। प्रतापगढ़ में एक छोटा सा टाउन एरिया है कटरा मेंदीगंज, जहां पे मैंने अपनी बेसिक एजुकेशन जो ली वो एक वहां के प्राइमरी और मिडिल स्कूल जो होते हैं गवर्नमेंट के स्कूल, वहां से मैंने ली। और वहां से कभी माइंड में ऐसा था नहीं कि SBI PO या बैंकिंग या जाना किस सेक्टर में, बस ये था हाँ भाई पढ़ रहे हैं। और कुछ समय बाद में लखनऊ आया, वहां से मैंने हाई स्कूल और इंटर वगैरह जब कंप्लीट किया तो थोड़ा सा अपने आसपास के दोस्तों से या अपने कॉमर्स के जो स्टूडेंट थे उनसे सुनने को मिला कि हाँ SBI PO जैसा भी कुछ चीज होता है। तो माइंड में तो उस समय था, प्रिपरेशन के लिए मैं बस फॉर्मेलिटी किया करता था कि कुछ बुक्स, रीजनिंग और बाकी चीजें। तो ऐसे जर्नी चलती रही। और अगर मैं बात करूं 2021 की, तो वो जर्नी जब स्टार्ट हुई थी तब से लेके 2021 तक बहुत बारी ऐसे फेलियर्स आए, जहां से निकल के 2021 में मैंने बैंकिंग के सारे एग्जाम ट्रैक किए और ऑलरेडी 4 साल कंप्लीट हो चुके हैं इस जर्नी में। तो आगे मैं आपसे ये जर्नी शेयर करने वाला हूँ। ओवर टू यू अरुण सर। मयंक, मेरा एक सवाल है यार, तुमने बैंकिंग को ही एज अ करियर के रूप में क्यों चुना? क्योंकि मेरी बात तुमसे हो रही थी और तुम मुझे बता भी रहे थे कि मैं इससे पहले भी जॉब करता था। तो सडनली वो कैसे थॉट्स आया कि यार मुझे बैंकिंग ही करना है? या बहुत बच्चे मुझसे पूछते हैं कि बैंकिंग ही क्यों करना है, तो तुम्हें क्यों लगा कि तुम्हें बैंकिंग ही करना है? एक्चुअली सर मेजर रीजन ये था कि मैंने जब स्ट्रगल्स करे तो जॉब की रिक्वायरमेंट थी, कॉल सेंटर से स्टार्ट करके एक होटल इंडस्ट्री ज्वाइन करना, देन AGM तक टच करना। लेकिन एक बचपना या एक बचपन का कीड़ा कि हाँ भाई मुझे ये करना है, जो कि मैंने इंटर में कभी सपने देखे, लेकिन फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और उस समय अच्छी कोचिंग्स या कह सकते हैं माइंड मेकअप ना होने की वजह से मैं कभी क्रैक नहीं कर पाया। और रीजन बिहाइंड दैट कि मैंने शिद्दत से कभी कोशिश नहीं करी। लेकिन हाँ, जब 2019-20 कोविड का समय था, वर्स्ट सिचुएशन चल रही थी, हालांकि मेरे पास जॉब थी, एक अच्छी सैलरी थी, एक अच्छी लाइफस्टाइल थी, लेकिन एक सोशल रिस्पेक्ट और एक स्टेबिलिटी और एक कह सकते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम उस लेवल के लिए कि आप अगले आने वाले 20 सालों के लिए सोच ना पाओ। तो इन सब रीजंस की वजह से मैंने सारे ऑप्शंस एक्सप्लोर किए। तो विद इन 6 to 8 months केवल बैंकिंग सेक्टर ही ऐसा था जो कि आपको इजीली जॉब दे सकता था। और वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम मुझे उस समय SBI PO नजर आया, जिसके लिए मैंने काफी फेलियर्स को देखते हुए SBI PO के लिए प्रॉपर प्रिपरेशन करी। और कह सकते हैं विद इन 6 to 8 months आई वाज देयर
एंड तो अच्छा, एक सवाल और मैं तुमसे पूछता हूँ। जब बच्चा ग्रेजुएशन कंप्लीट करता है, मोस्टली लोग क्या करते हैं, जब वो ग्रेजुएशन करते हैं उनके मन में पहला सपना होता है कि नौकरी लेनी है। तो नौकरी के चक्कर में बहुत सारे लोग प्राइवेट सेक्टर में भी नौकरी में लग जाते हैं, 2-3 साल काम करते हैं, फिर उनको एहसास होता है कि यार गवर्नमेंट जॉब में सिक्योरिटी है, आपको निकाला नहीं जाएगा, और एक सोशल रिस्पेक्ट जैसे तुमने कहा वो भी कहीं ना कहीं रहती है। तुम ऑलरेडी जॉब कर रहे थे होटल इंडस्ट्री में, एक अच्छे लेवल पे थे। तुम कितना अर्न कर रहे थे उस दौरान? मोटा मोटा 50,000 तो एक इन हैंड सैलरी आती थी, प्लस Okay. लाइफ स्टाइल, ट्रैवलिंग एंड ऑल, एक अच्छा सोशल वो था। ओके, तो अगर मैं आपसे कहूँ कि 50,000 रुपये तुम अर्न कर रहे हो, अब मुझे ये बताओ कि उस समय पे सिचुएशन ऐसी भी आई होगी कि यार क्यों ही ज्वाइन करूं, क्यों ही तैयारी करूं, हाँ, सही चल रहा है। उस समय अगर 2018-19 की बात की जाए तो हाँ। एक एसबीआई पीओ की सैलरी भी इतनी नहीं हुआ करती थी। हाँ, वही बट द थिंग इज दैट कि उस समय उस लेवल की रिस्पेक्ट अगर बात करें तो जो गवर्नमेंट ऑफिशियल की हुआ करती थी, या कोविड के सिचुएशन जो फायरिंग और हायरिंग का सिस्टम चल रहा था, हाँ, तो उस सिचुएशन को अगर ध्यान में रखा जाए तो उस 50,000 से बेहतर था यहाँ पे एसबीआई क्लर्क की नौकरी लेना, जिसमें 22-25,000 भी मिल जाए। दैट इज टू मच इन कंपैरिजन टू प्राइवेट सेक्टर, क्योंकि वहां पे सिक्योरिटी और एक रिस्पेक्ट थी। अच्छा, जैसे तुमने अपनी फैमिली को बताया होगा कि यार मैं ना प्रिपरेशन करने का सोच रहा हूँ एंड अभी तैयारी के साथ में मुश्किल हो पा रहा है जॉब करना, तो घर वालों का क्या रिएक्शन था? मतलब एक्चुअली लाइफ में सर मैंने फेलियर्स तो कई बार ही देखे, और हुआ क्या कि फेलियर्स के साथ एक सिचुएशन ऐसी आई कि मैं बरेली में पोस्टेड था और वेल स्टेबलाइज था, और मेरे पास कोविड का मतलब वो शुरुआत था, तो मेरे पास तकरीबन 2-3 लाख रुपए पड़े थे। तो एक दिन ऐसे माइंड में एक पैडकास्ट सुन रहा था, तो उससे मेरे माइंड में आया कि यार क्यों ना मतलब अपने जो वो बच्चे की ख्वाहिशें थी उसके पीछे भागा जाए, जस्ट लाइक एसबीआई पीओ एग्जाम। ओके। तो उस दिन मैंने जस्ट एक कॉल करी, 2:30-3 बज रहे थे, मैं बरेली के किसी एक स्टेशन रोड पे होटल पे था। तो मैंने मम्मी को कॉल किया कि मम्मी ऐसी ऐसी सिचुएशन है, मेरे पास सेविंग के तौर पे 2-3 लाख रुपए, दैट्स मीन हम पूरे 1 साल अगर बिना जॉब के स्ट्रगल करें तो कर सकते हैं। तो मम्मी की क्या लाइंस थी, जस्ट लाइक भरोसा, उन्होंने 0 से इस लेवल तक देखा था, क्योंकि आप तो जानते हो ना कि मेरे पिताजी गार्ड की नौकरी करते, 7-8 हजार रुपए मिलते थे। तो उस सिचुएशन को देखते हुए उन्होंने क्या डिसीजन मेकिंग की होगी उनका दिल जानता है, क्योंकि वो 8,000 रुपए और मेरी सैलरी से पूरा घर चलता था, 2 सिस्टर्स की पढ़ाई थी। तो उस सिचुएशन में उन्होंने तुरंत कहा, बेटा ऐसा करो, तुम अपने मन की सुनो, अपने दिल की सुनो और आ जाओ घर। और जस्ट लाइक मैंने उसी समय वहां पे एक जनरल का टिकट लिया, काठगोदाम एक्सप्रेस चलती थी, शाम में घर पे आके चाय की सिप ली और मम्मी से कहा भाई जितना था हो गया, और मैंने फटाक से ईमेल टाइप करी और इमीडिएट रिजाइन दे दिया, और जो भी अपने फाइनेंशियल से उनके साथ मैंने वो जर्नी स्टार्ट करी, क्योंकि बहुत टफ डिसीजन था उस समय के लिए। अच्छा, जैसे मैं एक सवाल और पूछता हूँ, जब हम आते हैं तो सबसे पहला चैलेंज होता है कि चलो हमने जॉब छोड़ दी, अब प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है, तो सबसे बड़ी चीज आती है रिसोर्स क्या होगा, कहाँ से तैयारी करूंगा। तो मेरा एक सवाल है कि किसी टीचर ने या कोई मोमेंट ऐसा या कोई वीडियो ऐसा जिसने तुम्हें इंस्पायर किया हो कि नहीं यार ये मैं कर सकता हूँ? एक्चुअली ये मोमेंट ऐसा था कि मैंने एक एसबीआई क्लर्क का एग्जाम दिया था, बीइंग एन एजीएम, मैं एक एजीएम भी था, तो मैंने यही होता था कि हाँ यार तो इस पोजीशन पे है, तो कोई रॉकेट साइंस नहीं एग्जाम क्रैक करना। और रही बात 12 से लेके ग्रेजुएशन तक कभी कभी पढ़ाई कर लिया करते थे, कभी कभी इन द सेंस कि मतलब बस आप ही की तरह मैं भी हूँ, मैं आपसे कोई हटके नहीं हूँ। तो उस समय की ये सिचुएशन थी कि जब मैंने ये एक वीडियो आया था और जस्ट मेरा एसबीआई क्लर्क का रिजल्ट आउट हुआ था, 0.5 मार्क्स से मेरा क्लर्क रिजेक्ट हो गया था, और मुझे बहुत गंदी वाली फीलिंग है, और जस्ट वो प्री था। तो फिर वही एक ऐसा मोमेंट था जो कि माइंड में स्टक किया, अपनी होटल की जॉब, होटल इंडस्ट्री की जॉब को छोड़ने के लिए मतलब मेरे माइंड में चीजें आई, और उसी समय मैंने ये सोच लिया कि भाई अगर जॉब के साथ 0.5 मार्क्स से तू फेल हो सकता है, दैट्स मीन अगर जॉब स्किप करके तो स्टार्ट करता है तो यार 20-25 नंबर एक्स्ट्रा लाके क्रैक करना है। और बस वही ऐसा मोमेंट था जिसने बिल्कुल लाइफ चेंजिंग डिसीजन मेकिंग करने में हेल्प की, और थोड़े बहुत जो फाइनेंशियल सेविंग थी उनकी वजह से मैं आगे बढ़ पाया। तो मयंक, मेरा अगला सवाल आपसे ये कि प्रिपरेशन के दौरान सबसे मुश्किल टाइम कौन सा था और कैसे तुमने उस टाइम को मैनेज किया और उस फेज से तुम कैसे निकल कर आए? मुश्किल टाइम ये था कि मैंने जॉब रिजाइन दे दिया था कोविड की वजह से। डैड को मैंने बोला पापा पैसा करिए, घर पे बैठिए, बाकी मैं देख लूंगा, अभी इतने पैसे हैं कि हम साल भर बिना जॉब के स्ट्रगल कर सकते हैं। तो 6 महीने तो बीत चुके थे किसी तरह, पढ़ाई मैं करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मल्टीपल रिसोर्सेस, मल्टीपल टीचर
उसके बाद आप घर में 24 घंटे रह रहे हो तो आपका माइंड भी उल्टी सीधी जगह जाता है। ओके That's been a lot of distractions were there, Okay, but okay. उस समय माइंड ने फिर एक दिन ऐसे मैं अपनी छत पे वॉक कर रहा था, हाँ, एक जाकिर जी का रिस्टार्ट करके पैडकास्ट था, ओके तो उसको मैंने सुना तो उन्होंने अपने बारे में कुछ जर्नी शेयर करी जिसमें कि अपने इंदौर को छोड़ के वो मुंबई आए थे और किसी ने उनपे कमेंट कर दिया था कि ये लड़का नया है, सीख लेगा। ओके दैट्स मीन एक फेमस कॉमेडियन जिसके मिलियंस में व्यूज थे, उस बंदे को एक डायरेक्टर आके ये बोलता है कि यू आर द न्यू कमर, आप समय रहते सीख जाओगे। जाकिर भाई को वो बात हिट कर गई और उन्होंने वहीं से वो लाइफ चेंजिंग डिसीजन लिया कि उन्होंने ABCD से स्टार्ट किया। तो जस्ट लाइक मैथ्स की, उस समय मैं मैथ्स और इंग्लिश रीडिंग इन सब पे काम कर रहा था, तो मेरे माइंड में था यार मैं इस इंडस्ट्री में इस लेवल पे हूँ और मैंने कभी ना कभी RRB और इस टाइप के एग्जाम जो क्रैक किए थे, हालांकि मैं मेंस में अपेयर होने के बाद क्रैक नहीं कर पाया, लेकिन उस चीज को लेके मेरे माइंड में ये चीज तो थी। और जब ये चीजें मेरे माइंड में आई तो फिर मैंने उस दिन से स्टार्ट किया क्या, जस्ट लाइक आप मैथ्स में बताते हो ना हलवा सीरीज आपकी एक चला करती थी, तो मैंने अपने माइंड में एक चीज रखी कि मैंने बिल्कुल जीरो से स्टार्ट किया। जस्ट लाइक बच्चे सोचते हैं ना यार कि बड़ी बड़ी कैलकुलेशन से हम पास होंगे, इन एक्चुअल वो एक स्ट्रक्चर के ऊपर का पूरा वो है। बट आप अगर बात करो प्लस माइनस कैलकुलेशन, जितना फास्ट आप कैलकुलेशन कर पाओगे, रेलवे से रिलेटेड हो या मतलब वर्कमैन से रिलेटेड हो, इस टाइप के जितने क्वेश्चंस होंगे वो देखते ही बन जाएंगे। तो मैंने वही किया, पहले तो प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन और इस टाइप के जितनी भी मेथड थे उन पे बेस पे ये कमांड बनाई कि मैंने पूरा A4 का पूरा पैक खत्म हो जाया करता था केवल कैलकुलेशन में। Okay. और जब इस पे मैंने कमांड बनाई तो कुछ दिन में एक ऐसा समय आया कि अगर मैं बात करूं मैथ्स की तो क्वेश्चन देखते ही सॉल्व हो जाता। जस्ट लाइक आप अर्थमेटिक्स से डरते हैं, आपको 3 लाइन का प्रॉपर क्वेश्चन दिया जाता है, आपको लगता है वो 3 लाइन का क्वेश्चन है, इन एक्चुअल मैं उसे अपने मैथमेटिकल के उसी परसेंटेज और रेशियो से पिक करके वो 2 नंबर पिक करता और विद इन सेकंड वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाता था। तो ये मतलब एक पार्ट था लाइफ में जो कि काफी अच्छा रोल प्ले करता था। अच्छा, कभी कभी जैसे हम तैयारी कर रहे होते हैं, मैंने मोस्टली बच्चों के सुना है कि सर हम पढ़ रहे हैं, मॉक में मार्क्स नहीं आ रहे हैं, मॉक में मार्क्स नहीं आ रहे हैं, उस दौरान कोई ना कोई एग्जाम्स भी होता है, आप एग्जाम देने जा रहे हो और आपको लग रहा है कि यार मेरा सिलेक्शन ही नहीं हो रहा, तो ना मन में एक नेगेटिविटी डेवलप होना शुरू हो जाती है कि यार क्या पता मेरा ना हो, मैंने डिसीजन गलत तो नहीं ले लिया। तो ये तुम्हारे साथ भी हुआ होगा और ये हजारों बच्चों के साथ होता है। इस समय पे तुम एक सेलेक्ट हो गए हो, काफी समय से जॉब भी कर रहे हो, तुम्हारे हिसाब से अगर बच्चा या तुम इस सिचुएशन में थे, तुमने क्या किया? रीजन बिहाइंड दैट कि जब अगर मैं अपनी बात करूं तो आप भी समझ सकते हो मार्केट में बहुत सारे मॉक्स अवेलेबल थे, कई सारी ऐसी कंपनियां थी जिनको बस अपनी रीच चाहिए थे, अपने पेमेंट चाहिए थे और अपना सब्सक्रिप्शन चाहिए था। तो उसमें मैंने किया क्या कि एक माइंड अपना यूज किया कि यार टेक्स्ट बुक का भी ले लेते हैं, वो RRB के काम आएगा, इसके अलावा दूसरे टेस्ट ले लेते हैं, वो हमारे SBI PO के काम आएगा। इस तरह मैंने मल्टीपल सीरीज ली। बच्चे अभी क्या डर रहे हैं ना, जैसे मैं अगर आप लोगों से बात करूं तो आप लोग को ये डर लगता है यार ये 1000 की है, ये 500 की है और ये सब मिला के इतने की पड़ रही है। यार जरा सोच के देखो ना, कल को आ जाए SBI PO आप जब वर्किंग हो गए तो आपको पेट्रोल के नाम पे इतना पैसा मिल जाएगा ना कि आपके लाइफ टाइम के जितने भी आपने एक्सपेंसेस टेस्ट सीरीज और इन सब चीजों पे किए हैं 1 महीने में रिकवर हो जाएगा। तो मैंने वो माइंडसेट यूज किया। और जब अगर मैं बात करूं, मैंने जब मल्टीपल टेस्ट सीरीज ली तो उससे एक माइंडसेट आया कि ये इन एक्चुअल जो हमारी मॉक सीरीज है, भले इसमें मेरे 100 में से 98 आ रहे हैं, लेकिन ये मेरे लिए सही नहीं है जस्ट बिकॉज ऑफ कि वो RRB क्लर्क लेवल की थी, SBI PO के लेवल की नहीं थी। तो टेस्ट सीरीज बनाने के लिए आप भी समझ सकते हो वो बंदा जो बैठा है वो आपके एस्पिरेंट के नजरिए से नहीं बना रहा है, वो एक अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बना रहा है क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, रैंडम उनको जो जानकारी मिली। तो जब आप रियल टाइम अपेयर करोगे ना तो एटलीस्ट जितने भी बैंकिंग एस्पिरेंट हैं तो कहीं ना कहीं 2-4 एग्जाम उन्होंने दे रखे होते हैं। जब टेस्ट सीरीज दोगे आपको खुद अंदाजा लग जाएगा ये इससे रिलेटेड, ये इससे रिलेटेड, ये इससे रिलेटेड है। तब दुनिया या मतलब कह सकते हैं पूरे एकेडमिक जितना भी मार्केट में चल रहा है उनके पीछे ना भाग के रियल टाइम आप पहले खुद से एनालिसिस करो, उसके बाद आप टेस्ट सीरीज ये समझ के सिलेक्ट करो कि ये इसके लिए बेस्ट है, ये इसके लिए बेस्ट है, और सब में अपना बेस्ट दो, परसेंटाइल की तरफ फोकस करो ना कि परसेंटेज की तरफ। जस्ट लाइक आप 100 में से अगर 99 भी ला रहे हो लेकिन उसका कट ऑफ 99.80 है, दैट्स मीन यू आर नॉट गोइंग टू क्रैक इट। सही बात है। अगर वही परसेंटाइल जस्ट लाइक पे बच्चा फोकस करे, SBI PO की अगर मैं बात करूं जो बंदा टॉपर होता है 100 आउट ऑफ उसके 49 है, वो बंदा टॉपर हो सकता है। सही बात है, बिल्कुल। बट वी आर फाइटिंग फॉर द 90 और 98, दैट्स
निगेटिव थिंग जो कि हमने अपने माइंड में डाल रखी है। मैं समझ अगर रहा हूं। 100 में से उनको 100 चाहिए होते तो वो 49 का क्राइटेरिया ना रखते। बिल्कुल सही और बात ये है। रियल टाइम बैंकिंग जॉब का भी यही सिनेरियो, ऑडिट्स वगैरह होती हैं, Okay. वो कभी भी 100 में से 100 डिसाइड नहीं करते, ना ही उनको 100 में से 100 चाहिए होते हैं। मतलब मैं बच्चों से भी मेरी बात कई बार होती है कि आप भाग रहे हो। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं, जैसे कुछ चैप्टर मैथ्स में होते हैं, प्रोबेबिलिटी हो गया, मेंसुरेशन हो गया। हालांकि मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप इनको चैप्टर को ना करें, बट वो बच्चे समझ जाते हैं कि इसकी नीड इतनी है। अगर किसी को सिलेक्शन चाहिए, वो समझ जाता है कि मुझे प्री में ये आता है और मेंस में ये आता है। और मैं हमेशा बोलता हूं कि ये कोई टीचर नहीं सिखाता, ये हमें खुद से डेवलप करना होता है कि हमारा इंटरेस्ट किस टॉपिक पर ज्यादा जा रहा है, उस पर हम कितना ज्यादा इंटरेस्ट लेके उसको समझ के ऐसा कर सकते हैं कि प्री और मेंस में आ जाए। तो मुझे बहुत बच्चे बताते थे, मुझे याद है आज भी, अभी तुम्हारी बात से याद आ रहा, एक लड़के का सिलेक्शन हुआ था, ही वॉज प्रिपेयरिंग फॉर सीडीएस। और सीडीएस जब उसका हुआ तो उसमें क्या हुआ कि उसने कहा कि बैंकिंग भी कर लेता हूं। तो उसको मेरे वीडियोस दिखे, उसने प्रिपरेशन स्टार्ट करी, और उस टाइम पे शायद मैं पीडब्ल्यू में था, और उस सिलेक्शन के दिन वो ये बात बोल रहा था कि सर मेरे को बैंकिंग करना नहीं था, लेकिन मैंने कहा 3-4 महीने 6 महीने खाली हूं तो तैयारी कर लूं। और कह रहा सर सबसे बड़ी बात है मेरा सिलेक्शन क्यों हो गया, क्योंकि मैं समझ गया कि पढ़ना कितना है। बोला 100 में 100 नहीं चाहिए, वही वाली बात। अगर कट ऑफ 100 में से 50 जा रही है तो मेरे को 50 नंबर के लिए पढ़ना है, और वो 50 नंबर इतने एक्यूरेट करूं कि ना मैं तुक्के मार के आऊंगा, मैं 52 ही करके आऊंगा, मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये बात बिल्कुल मयंक ने भी सही बोली कि भाई आपको ये चीज अगर समझ में आ गई ना तो जर्नी आसान है। हम हमेशा भागते हैं 100 में 100 के लिए, तो ना 100 आप आते हैं ना वो 50 आप आते हैं। गुड यार मयंक, बहुत अच्छा। एक रियल लाइफ एग्जांपल मैं शेयर करना चाहूंगा। जस्ट लाइक अगर बच्चों की बात करूं, बच्चे अगर एसबीआई पीओ जस्ट लाइक उन्होंने प्री क्रैक किया, तो उसके बाद फिर मेंस की रैट रेस स्टार्ट हो जाती है। तो बच्चा क्या करता है, मैं जीए पढ़ लूंगा, 60 आउट ऑफ 60 ले आऊंगा, जो कि रियल टाइम पॉसिबल नहीं है। अगर आप, मैं बात करूं, आप इस कंट्री के प्राइम मिनिस्टर को भी मेरे सामने आप रख दो, वो भी 100% उसको करेक्ट कर पाए, वो रियल टाइम संभव नहीं, ना ही इवन एग्जामिनर, ना ही इवन कोई भी टीचर। दैट्स मीन कि उस रैट रेस में सब भागे जा रहे हैं। वो टाइम आप कंज्यूम करो। अगर आप मैथमेटिक्स में देखोगे, जितने भी क्वेश्चन है उनके 2 मार्क्स पर क्वेश्चन है। सही बात है। रीजनिंग में 1.5 मार्क्स 2 क्वेश्चन है। बच्चा इंग्लिश के पीछे भागता, भागो, दैट इज गुड, बट इंग्लिश के 0.5 मार्क्स आपको मिलने वाले हैं। दैट्स मीन अगर मैथ्स एक ऐसा स्ट्रॉन्ग टॉपिक आप मतलब कर लो। और एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको समझाऊं, जस्ट लाइक आपने 15 क्वेश्चन मैथ्स में करेक्ट किए, 30 नंबर आपका उधर हो गया। रीजनिंग में आपने 15 क्वेश्चन करे तो मोटा मोटा आपका तकरीबन 22.5 नंबर के आसपास से या 25 नंबर के आसपास इधर हो गया। तो मोटा मोटा जो कट ऑफ आपको चाहिए उतना तो आप इधर से ही कवर कर लिया। आप जीए में अगर कट ऑफ की बात करें 1-2 नंबर जाती है आउट ऑफ 60। ओके, तो वो एक नेगेटिव पैरामीटर है जिसकी वजह से मतलब आप उस रेस में फंस जाते हो, और कहीं ना कहीं आप उस रेस से ही बाहर हो जाते हो। आपने 60 में 40 अटेम्प्ट किए, लेकिन 40 में आप खुद से और नहीं हो कि 40 में हमारे 30 सही भी है कि नहीं। और फिर वो नॉर्मलाइजेशन होता है, बच्चे को पता चलता है मेरे मार्क्स बहुत कम हो गए। अभी नॉर्मलाइजेशन का केस काफी ज्यादा फ्लो में चल रहा था, तो उसका रीजन यही है कि बच्चा उस रेस से इसलिए बाहर हो जाता है क्योंकि जीए और बाकी चीजों को फोकस करता है, जिसमें आप सोच के, या आप कह सकते हैं यूपीएससी का भी अगर कोई बच्चा होगा वो भी एक्यूरेसी 100% नहीं ला सकता। जबकि मैथ्स में अगर आपने ये क्वेश्चन करें, एक पजल भी आपने फिनिश करें, तो पजल का नंबर होता है टोटल, एक पजल में 5 क्वेश्चन होते हैं, आपने आधे घंटे दिए मेंस में। आपके पास टोटल 3 घंटे होते हैं, मैं कह रहा हूं एक पजल में आपने आधे घंटे दिए, आपने आधे घंटे में उनके 5 क्वेश्चन कवर किए। जबकि आप इस रैट रेस में भाग रहे हो कि मुझे जीए भी करना है, इंग्लिश भी करना है, ये भी करना है। आपने बाकी साइड में रख के उस पे एक पजल पे आपने दिए, लेकिन 30 मिनट इज इक्वल टू 10 मार्क्स। एग्जैक्टली वही। और टोटल नंबर कितना चाहिए? 89 पे आप वो एग्जाम क्रैक कर लेते हो। बराबर 200 में से 89 अगर आपने ले आए तो दैट्स मीन यू आर गोइंग टू क्रैक द एग्जाम और कम कट ऑफ है। इवन तुम ज्यादा बता रहे हो, और कम कट ऑफ, 200 में 225 में से भी आईबीपीएस पीओ में। मैं एक किस्सा बताता हूँ। आईबीपीएस पीओ मेंस एक लड़का, मेरा स्टूडेंट, ऑल इंडिया रैंक 1 बैंकिंग में, हालांकि रैंक नहीं आती, तो उसने क्या किया था, सबसे एवरीवन इज रैंक 1, हर कोई रैंक 1 होता है। तो हमें लगा, जब हमने उस समय रैंक 1 प्रोड्यूस किया तो हमें कहा कि कैसे रैंक 1 आती है। तो उसके जितने मार्क्स आए थे ना, दैट वाज द हाईएस्ट मार्क्स। आईबीपीएस में आता ना कि हाईएस्ट मार्क्स इतना गया, लोवेस्ट इतना गया। जो हाईएस्ट मार्क्स था वो सड़ गया था। अब बिलीव नहीं करोगे, उसके मैथ्स और इंग्लिश की वजह से सिलेक्शन हो गया, क्योंकि उस टाइम रीजनिंग का पेपर बहुत टफ आया था। आई एम हियर फॉर दैट रीजन। मैंने जीए में बहुत अच्छा नहीं किया था, बट फोकस मेरा था कि मैंने ये पजल उड़ानी है, मुझे ये क्या कहते हैं, डीआई उड़ानी है। फर्स्ट टाइप की मैंने कुछ क्वेश्चन पिकअप किए, उस पर पूरा फोकस दिया। अगर 1 घंटे में मैं दे रहा हूँ, 2 घंटे मेरे पास है, जीए में 20 मिनट में कर दूंगा, क्या दिक्कत है? क्योंकि करने तो मुझे 5 ही क्वेश्चन है। बराबर वही। इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं उधर रैट रेस में नहीं भाग रहा हूँ। मैंने वो चीजें साइड को जिसमें मेरा परफेक्शन, उस पर मैंने काम किया।
इंग्लिश में मैं मैं पूरी align हूं कोशिश भी तुम्हारे कर रहा हूँ, ऊपर बट 0.5 मार्क्स अगर मिल रहे हैं उसको मैं एडिशनल उसके तौर पे ले रहा हूँ, ना कि उसको बेस के तौर पे ले रहा समझ रहा हूँ। हूँ। बेस में मार्क्स जो मिल रहे हैं मैथ्स में 2 नंबर पर क्वेश्चन और 1.5 नंबर फॉर रीजनिंग। सही बात है, मतलब मोटा मोटा सोचो 25 क्वेश्चन तुमने मान के चलो, मैं कह रहा 10 क्वेश्चन 2 मार्क्स के बना 20 नंबर मिल गया। मैं कह तो रहा हूँ जिस अब लड़के 10 क्वेश्चन के लिए मैं 1 घंटे दे रहा हूँ ना, क्या हाँ बुराई है? मैं वही कह रहा हूँ, उस लड़के से मेरी बात हुई तो 43 मार्क्स लेके आया वो मेंस में आउट ऑफ 60 में से। मैंने उससे पूछा इतने कैसे? बोला सर मेरा क्लियर था, मैं मैथ्स को बोला घोट के पी गया। बोला एक बैच पढ़ रहा था मेरा, वो फाउंडेशन बैच। बोला सर मैंने वो आपका बैच ऐसा घोट के पी लिया क्योंकि मुझे पता है कि ये मुझे सिलेक्शन दिलाएगा, क्योंकि मैथ्स में एक्यूरेसी 100% है, आनी है ना। हाँ, वो बात अलग कि आपने कुछ भी टिक कुछ करके भी चले आए तो वो एक अलग पार्ट यही होता है। बिल्कुल। चलिए तो आगे चलते हैं हम अपने सवाल की तरफ। एक सवाल मेरा और भी है, हम अभी डिस्कशन कर रहे हैं। बहुत बच्चे ना सेल्फ डाउट फील करते हैं यार, मतलब ओवर थिंकिंग के भी शिकार हैं। होगा नहीं होगा, किसी दोस्त ने बोल दिया कि यार उसका नहीं हो रहा है, तो वो ना एक जजमेंटल टाइप का बिहेवियर डेवलप हो जाता है कि यार उसका नहीं हुआ मेरा भी क्यों होगा। ये तुम्हारे साथ भी हुआ होगा। और ना एक प्रेशर आ जाता है, वो प्रेशर कि यार साल तो साल निकले जा रहे हैं, घर वालों का प्रेशर। उस प्रेशर को तुमने कैसे हैंडल किया? क्योंकि प्रेशर तुम्हारे साथ भी रहा होगा, जब स्टार्टिंग में तुम जॉब छोड़ के आए हो, नहीं एग्जाम पहला क्रैक हुआ, दूसरा क्रैक हुआ, तो घर वाले भी बोलते हैं भाई गलत तो नहीं कर दिया, अंदर भी आता है यार मैंने गलत डिसीजन तो नहीं लिया। अभी मैं भी कंपनी छोड़ रहा हूं तो लगता We have to take है the ना decision. कि वो मतलब लगता है कि कहीं गलत तो नहीं कर लिया। तो उस चीज को आप कैसे हैंडल करते हो? रीजन बिहाइंड दैट एक होता नहीं कि आपको फ्यूचर दिखता है कि हाँ Okay. भाई ये मैं करने जा रहा हूँ, इसके बाद ये चीजें होने वाली लाइफ में और ये करके मैं Self-belief. चीजें चेंज कर सकता हूँ। Okay. तो वो चीजें मेरे अंदर थी, मेरे आसपास निगेटिवनेस का बहुत गंदा वाला माहौल हुआ करता। रीजन बिहाइंड दैट कि मैं कैसे बैकग्राउंड से सही आता बात हूँ। है, सही मैं बात खुद है। एक कॉल सेंटर में नौकरी करता, 7-8 हजार रुपए मिलते थे दिन के 10 घंटे। आप 15 मिनट अगर बारिश में लेट भी हो रहे हो तो आपको ये बोला जाता है सर यू मे लीव, आप कल से मत आइएगा। ओके एक वो वाला अगर वो सिचुएशन में फेस कर सकता हूँ, एक सरकारी स्कूल में पढ़ के SBI PO तक के लिए अगर सोच सकता हूँ, ओके दैट इज द बिगेस्ट थिंग जो कि मैंने जीती है। ओके कि मतलब वहां से आने के बाद आप उस लेवल का सोच रहे हो जहां पे हमारे यहाँ पे एक स्टैंडर्ड होता नहीं कि लाइट क्लासेस सोचता है कि हम इस जॉब के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। बच्चा तो मतलब मैं अगर बात करूं प्राइमरी या जो 10th और 12th के गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं उनके मन में बैठा दिया जाता है यार तो हिंदी मीडियम है, SBI PO इज नॉट योर कप ऑफ टी, आपको यही बोला जाता है। अच्छा नहीं है और 90% जबकि लोग तो मैंने यार अभी यही एग्जांपल बताया ना कि जो आपका मेंस एग्जाम होता है उसमें 0.5 मार्क्स मिलते हैं। सही बात है। दैट्स मीन कि आप इंग्लिश को स्किप भी कर दो और लिमिटेड मार्क्स भी ले आओ तो उधर आप खींच सकते हैं, उसमें तो आप कट ऑफ भी ले आओ। तो मैं कहने का मतलब वही है कि कितने भी कैसे भी बैकग्राउंड से आते हो, लेकिन आपने जिस दिन ये एक्सेप्ट कर लिया ना आई कैन डू इट, यू कैन डू इट, आपने उसी दिन जीत मान ली और आप फेल तो हो गए, लेकिन फेलियर के बाद सक्सेस भी उसी रो में आते जाएंगे। दिस इज द वे। एक सवाल मेरा और भी है, जब तुमने सिलेक्शन लिया था SBI में 2020 की बात है ये ना? हाँ 2020 बैच था और 2021 की 30 मार्च को मैंने ज्वाइन किया था। 20 का ही बैच था। तो पहले वैकेंसी बड़ी कांस्टेंट आया करती 2000, मतलब हम ये कहते थे कि SBI PO की वैकेंसी लाइक UPSC हर साल आनी है, फिक्स वैकेंसीज हैं, है ना, और मतलब चेंज नहीं होती। जैसे IBPS में अदर एग्जाम्स में वैकेंसीज ऊपर नीचे होती हैं, बट आई हैव सीन इन द लास्ट 5 to 4 years कि बड़ी कांस्टेंट हो गई थी। 2000 एक बार 1600 आई थी हालांकि, और पिछले साल आई वाज सरप्राइज कि यार 600 वैकेंसी आई, 600। इस बारी की बात करें 541 वैकेंसी, और इस बार हाँ इस बार में वही 41 बैकलॉग है। हाँ मतलब 541 वैकेंसीज हैं इस बार। अब बच्चे हमसे पूछते हैं कि सर ये वैकेंसीज कम क्यों नहीं है? हमारे पास तो जवाब नहीं है। तुम 4 साल काम कर रहे हो, अंदर लेवल पे तुमने काफी लोगों को डील किया होगा, तुम्हारे हिसाब से वैकेंसीज कम क्यों आ रही हैं? रीजन्स ऑफिसर्स के कम होने की नहीं है, ऑफिसर के रिक्वायरमेंट बैंक में अभी भी कांस्टेंट है। रीजन बिहाइंड दैट कि मार्केट के साथ बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं, जिस वजह से बैंकिंग सेक्टर में अभी हम एक्सपीरियंस पे जा रहे हैं, और वो भी एक्सपीरियंस भी अगर कोई बंदा है तो ऐसा नहीं कि उसको हम डायरेक्ट हायर कर रहे हैं, प्रॉपर प्री मेंस एंड इंटरव्यू इस टाइप के जितने एग्जाम्स होते हैं सारा करके एक CBO नाम का पोस्ट क्रिएट किया है, सेंट्रलाइज बेस्ड ऑफिसर, सर्कल बेस्ड ऑफिसर। हाँ जी। तो बेसिकली उन लोग को हम हायर करते हैं। उनमें क्या होता है, प्रोबेशन पे हमें 2 साल, एक नया स्टूडेंट होता है 2 साल लगता है सीखने में। CBO जो होता है वो मतलब एक्सपीरियंस वाला आदमी होता है, एक्सपीरियंस ही होता है जिसने बैंक में कहीं काम किया हो, प्राइवेट पब्लिक कहीं भी काम किया हो, है ना। वो बेसिकली वैसे बंदे होते हैं। सैलरी की अगर बात करें PO के कंपैरिजन में 4 इंक्रीमेंट कम ही मिलते हैं, जस्ट लाइक CBO को। अगर आप 541 वैकेंसी में जाते हो तभी आप CO से एक लेयर ऊपर ही माने जाओगे। अच्छा। CBO की पोजीशन तो, और रीजन वही है कि वो उधर से जब मार्केट से बंदे हायर कर रहे हैं प्रॉपर हियरार्की के थ्रू, तो उनको कहीं ना कहीं इधर समझौता करना पड़ रहा है।
रीजन बिहाइंड अच्छा, इन शॉर्ट की वो वैकेंसी 2000 ही है, बट दे हैव डिस्ट्रीब्यूटेड कि भाई हम इतने सीबीओ हायर करेंगे और इतने हम पीओ हायर करेंगे। हाँ। ऐसा कुछ है, तो कुल मिला के ये एक रीजन हो रहा है। और ट्रेनिंग भी इनका सेकंड रीजन है, जस्ट लाइक कि हम एक प्रोबेशनरी ऑफिसर को हायर करते हैं, 2 साल उसकी ट्रेनिंग में लगाते हैं। सीबीओस क्या तो विद इन 6 मंथ्स वो ग्रेस्प कर लेते हैं, अदरवाइज नहीं भी कर पाते हैं, तो कहीं ना कहीं उनके पास जो प्रीवियस वर्क एक्सपीरियंस होता है वो काफी हद तक काम करता है। दैट्स अ स्टूडेंट। लेकिन आपसे मैं अगर पर्सनली बात करूं तो आपको ये घबराने की जरूरत नहीं है। 541 वैकेंसीज हैं, थिंक अबाउट इट ना, कि 541 में से आप एक हो तो कैसी प्राउड फीलिंग आएगी। तो उस फील के साथ अब अगर आप प्रिपरेशन करोगे तो कहीं भी आपको नेगेटिव फीलिंग नहीं आएगी। 2000 था तब भी बच्चे उतने ही थे, अभी बच्चों के पास स्कोप है, एआई है, सारी चीजें हैं, तो आप यूटिलाइज करके आगे बढ़ सकते हो। मान लो आपको एसबीआई पीओ में किसी का सिलेक्शन हो गया, सबसे पहला क्वेश्चन, ये रैंडम क्वेश्चन है, गूगल कर लो, यूट्यूब कर लो, पैसा कितना मिलता है, सैलरी कितनी है, इन हैंड सैलरी कितनी है। तो सबसे पहले तो मुझे दोनों बताना कि देखो अभी तो खैर बैंकिंग में सैलरी इंक्रीज हो गई है, अभी जो 12th बाय पार्टी हुआ है, जब तुम्हारे टाइम में ज्वाइनिंग में क्या मिलता था, और अगर आज किसी बंदे का सिलेक्शन होता है तो ज्वाइनिंग के बाद उनकी इन हैंड सैलरी क्या होगी और ग्रॉस कितनी बनेगी, मतलब पूरा समझाओ मुझे इसके बारे में। अगर आइडिया एक कम है। मोटा बात करूं तो 75 to 80 के आसपास इन हैंड जो कि सैलरी एकदम क्लियर कट होके आती है अभी या पहले, अभी की मैं बात कर रहा हूं। लेकिन कर रहा हूं। अगर बैंकिंग सेक्टर की बात करूं तो बाकी सेक्टर से अलग है, जैसे फाइनेंशियल सेक्टर। जैसे अभी आरआरबी पीओ जो है ना, ग्रामीण बैंक का पीओ है, उसकी इन हैंड सैलरी है 75,000 रुपए, आई थिंक सो 75 ही है, मुझे ध्यान नहीं है, 80 के उनका ग्रॉस बनता है, 75-70 के बीच में है, तो एसबीआई पीओ तो ज्यादा ही होगा। हाँ, तो मैं आपको वही डिफरेंस बताना चाहता हूँ। 75 से 80 के बीच उनको इन हैंड सैलरी मिल गई, ग्रॉस उनकी 1 लाख प्लस चली गई, और प्लस आपको लीज हाउस के तौर पे मिला, जस्ट लाइक दिल्ली अभी जहाँ पे मैं बैठा हूँ। तो यहाँ का एक मोटा 30,000 रुपए के आसपास लीज अलाउंस होता है, अलग मिलता है, ये सैलरी के अलग। दैट मीन यू आर नॉट गोइंग टू पे टीडीएस और इस टाइप के जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं, वो बैंक ने अपने बैलेंस शीट में एक अलग पार्ट के तौर पे बैंक के लीज के तौर पे। मतलब मैं एसबीआई पीओ हूँ, 75,000 रुपए मेरे अकाउंट में गिर रहे हैं, वो ये मेरी सैलरी। हाँ, अब मैं अपना हाउस रेंट या एचआरए का एक नॉमिनल सा पार्ट होता है जो कि कट करके उसके बजाय आपके इस घर का आपको प्रॉपर वो रेंट पे करेंगे। अच्छा, तो वो अमाउंट पे करते हैं या फिर वो हमें वहीं से? अमाउंट नहीं, सीधे के सीधे लीज ओनर के अकाउंट, जिसके अकाउंट उसके अकाउंट में जाएगा वो। दैट मीन अगर बात करें तो वो रियल टाइम पे है ना, आपकी लाइफस्टाइल को इंप्रूव कर रहा है, मतलब जो कि रियल टाइम अगर 5,000 रुपए 7,000 रुपए आपको एचआरए देता तो आप उस लेवल का घर अफोर्ड नहीं कर पाओगे, जैसा कि मैंने आपको फोटो में दिखाया भी है। एग्जैक्टली। तो दिल्ली का 30,000 के आसपास है। हाँ, और इसके अलावा क्या शहर बढ़ता जाएगा तो वैसे वैसे रैंक के हिसाब से, शहर के हिसाब से लीज रेंटल काफी एक नॉर्मल शहर का मैं बात करता हूँ, कितना होता होगा? अगर लखनऊ की बात करूं तो स्केल 1 पे 17,500 17,500 17,500 लखनऊ जैसे शहर, दैट मीन यू कैन अफोर्ड अ बेस्ट फ्लैट इन दैट सिटी। 17,500 में यार, ठीक है। अच्छा, तो ये तो हो गई सैलरी और हाउस रेंट, इसके अलावा मैंने सुना पेट्रोल का मिलता है, बहुत सारे अलाउंसेस होते हैं। कॉमन बात करूं, एक अगर अच्छा खासा वर्किंग प्रोफेशनल है तो महीने में कितना 30-40 लीटर यूज करता है ना, एक मोटा बता रहा हूं, एक बड़ी गाड़ी रखेगा तब। हमारे यहाँ पे स्केल 1 पे बिगनिंग में ही मतलब 65 लीटर बिगनिंग से स्टार्ट करते हैं। अच्छा, 65 लीटर महीने का पेट्रोल डीजल। दैट मीन अगर मार्केट का रेट भी अगर 97 चल रहा है तो हमारे यहाँ पे 101-2 रुपए के आसपास वो पे करते हैं। दैट मीन मुंबई के रेट या जो भी शहर का सबसे महंगा शहर है उसके अकॉर्डिंग वो रेट उसका। तो इन शॉर्ट अब मैं समझ पा रहा हूँ, जैसे 20 लाख का जो सीटीसी बनाया इन्होंने, दे हैव इंक्लूडेड ऑल थिंग्स एंड मुंबई के हिसाब से, मुंबई का लीज रेट जो कि वहां का सबसे हाईएस्ट है। तो बच्चे सोचते हैं कि अभी एसबीआई पीओ की वैकेंसी आई है, 20 लाख होगा, तो 20 लाख में उन्होंने सब काउंट किया है ना? हाँ, 20 लाख में सब काउंट किया, लेकिन हाँ उनको मतलब भर के पैसे में, मतलब थिंक अबाउट इट कि आपको न्यूज़पेपर से लेके क्लीनिंग मटेरियल से लेके जो कि आपके डस्टबिन वाइपर तक आते हैं उन तक का पैसा बैंक देती है। दैट मीन बैंक ने अगर प्रॉफिट अर्न किया तो आपको 15 दिन की सैलरी भी देती है। अच्छा, ऐसा भी है? साल में एक बार। इसके अलावा अगर बात करें एलटीसी और अभी एसबीआई ने काफी अच्छा प्रॉफिट दिखाया, मतलब हाँ इस साल का मेरे हाईएस्ट प्रॉफिट था आई थिंक। हाँ, है ना, मतलब आप सोच के देखिए कि कोई आपको बिना रीजन के आपने जो साल भर काम किया उसके लिए आपको 15 दिन की सैलरी दे रही है, 15 दिन की सैलरी मिलती है। इसके अलावा एक वहां पे रैंकिंग होती है, रैंकिंग के हिसाब से आपको एक मोटा मोटा पेमेंट मिल जाता है, पे आउट पर ईयर। ओके, गुड। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो आपको एलटीसी वगैरह कुछ होता है, एलटीए क्या होता है? सबसे बेस्ट फैसिलिटीज हैं, जस्ट लाइक पर मेंबर आपको 1,02,000 रुपए प्लस मैक्सिमम 4 मेंबर को ऐड कर सकते हैं, और इसके अलावा आपको 1 मंथ का पूरा ग्रॉस सैलरी, ये चीजें आपको केवल घूमने के लिए मिलती हैं बराबर। जो कि मतलब अगर बात करें, अगर आपको 5-6 लाख रुपए दे दिया है, क्या आपको लगता है किसी वर्ल्ड की अच्छी सिटी में ट्रैवल नहीं कर सकते? और ये आपको हर 2 साल मिलना है। दैट्स व्हाई द पीपल आर थिंकिंग अबाउट एसबीआई।
और फॉरेन टूर वगैरह का भी कुछ ऐसा होता है इस टाइप की चीजें होती हैं। और जस्ट लाइक मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया कि पेट्रोल से लेके, तो समझ लिए न्यूज़पेपर से लेके आपके पेट्रोल कितना मिलता है? 65 लीटर पेट्रोल वो स्केल 1 में है, स्केल 1 में 65 लीटर। हाँ स्केल 2 में 85 है। फॉर अदर सिटीज का Okay. क्राइटेरिया हमारे यहाँ पे उसके लिए, अगर Okay. दिल्ली जैसे शहर में तो एसबीआई पीओ 105 वाला स्केल 1 काउंट होता है ना? हाँ ठीक है। और इसके अलावा जैसे दिल्ली जैसे हम्म। शहर की बात करें तो स्केल 2 में आराम से 105 लीटर के आसपास पेट्रोल मिलता है। ये मतलब एक छोटी सी पोजीशन की बात कर रहा हूँ, Okay. 1 और 2 की। तो इन शॉर्ट अगर किसी बच्चे का सिलेक्शन होता है आज की डेट में तो 80,000 रुपए मान के चलो उसके अकाउंट में गिरेगा। बाकी हाँ बाकी इस टाइप की चीजें और एडिशनल पर्क की तो Additional अभी में मैंने rent केवल हो आपने गया। पेट्रोल की बात करी। हाँ, पेट्रोल के अलावा जो आप स्पेक्स लेते हैं इनका स्केल 1 में 6,000 रुपए, अरे 6,000 हाँ। प्लस जीएसटी, अच्छा प्लस 180 प्लस जीएसटी फॉर फर्नीचर, दैट मीन 2.5 लाख रुपए आपको ज्वाइनिंग के समय मिल जाएंगे। आप अपने घर में बेस्ट इन क्लास फर्नीचर ले सकते तो ये वन टाइम मिलता है लाइफ में या हर साल? ना फर्नीचर में इलेक्ट्रिकल्स के लिए 5 ईयर है, और जस्ट लाइक गद्दे वगैरह इस टाइप के जो Mattresses बैटरी वगैरह। और इस टाइप की जो चीजें हाँ। होती हैं उनके लिए 3 साल है, और तो सोफे 3 वगैरह- साल बाद फिर दोबारा मिलेगा? हाँ इस टाइप की चीजें ओके, होती हैं। ये तो बहुत अच्छी है तुम्हें यार। और अगर मैं एडिशनल बात करूं तो एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट जो कि एक बच्चा या एक स्टूडेंट या एक गवर्नमेंट हाँ। जॉब की बात करूं, क्या सपना सबसे हाँ। बड़ा ये होता है ना, एक अच्छी गाड़ी होनी चाहिए, एक अच्छा हाँ, घर सही होना बात है। चाहिए। तो अगर मैं एक एग्जांपल के तौर पे बताऊं, एक 25-30 लाख की गाड़ी लेना कितना बड़ा बात होता है गवर्नमेंट एम्प्लॉय के हाँ लिए। बड़ी बात है यार। मतलब ईएमआई कितनी होती है? मोटी मोटी मोटा 35,000 मोटा, रुपए। हाँ 35-40 हजार ठीक कम है। से कम मान के चलो। तो हमारे एसबीआई में सबसे बड़ी बात ये, स्केल 1 पे जब आप ज्वाइन करते 20 लाख की एलिजिबिलिटी होती है, दैट्स मीन आप 4-5 लाख खुद का लगा के एक अच्छी सी महंगी गाड़ी ले सकते हो, और ईएमआई के नाम पे आपको 15,000 रुपए भी प्रॉपर पे नहीं करने पड़ेंगे। तो वो आरओआई कम हो जाता है। हाँ यू कैन अफोर्ड इट। तो क्या बैंक वालों के लिए कैसे कार लोन में क्या मतलब कुछ वो ये free- बहुत डिटेल में मैं नहीं अच्छा। जा सकता, इंटरनल पॉलिसीज हैं, लेकिन हाँ Okay. इतना समझ के चलिए 15,000 ईएमआई का मतलब ना के बराबर। दैट मीन जितना आपको पेट्रोल और पर्क्स के नाम पे मिल रहा है उतने में एक लग्जरी कार आप लेके चल सकते हो, जो कि एक गवर्नमेंट जॉब के लिए बहुत बड़ा ड्रीम होता है। जस्ट लाइक मैंने जब स्टार्ट किया था तो यौन या छोटी मोटी गाड़ियों से, तो उसके लिए मैं किस्तों के लिए सोचना पड़ता कहां से पैसे आएंगे। और आज का क्या समय है कि 700 भी आपको लेना है तो यू डोंट हैव टू थिंक ट्वाइस, बस आप गैस शोरूम में इसका बेस्ट वेरिएंट कौन सा आप ले सकते हो। ये आपको एक एसबीआई पीओ के साथ मिलता है, जो कि रियल टाइम। और अगर मैं घर की बात करूं तो मोटा मोटा 1.2 CR का आप स्टार्टिंग में घर ले सकते हो, जो कि प्रोबेशन के 2 साल के अंदर ले सकते हो। इसका होम लोन आप पास करा सकते हो। हाँ उसमें आपको बहुत ज्यादा पेपर वर्क, बहुत ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन नहीं करना, और आप एक अच्छी लाइफ स्टाइल, जो कि एक मेरा अगला सवाल इसी के ऊपर था कि एसबीआई पीओ बनने के बाद लाइफ स्टाइल कैसी होती है हमारी? लाइफ स्टाइल मेरे घर से तो आप देख ही रहे हो। ओके, मैंने अभी हाल ही में 700 बुक करी है। अच्छा। और अगर मैं बात करूं, एक मोटा पैसा आ जाता है मंथ का, और पेट्रोल के लिए होता है क्या, पहले सोचना पड़ता था कि 103 का पेट्रोल डलवाऊं ताकि वो पेट्रोल पंप वाला चोरी ना करे। अभी क्या होता है भाई, टंकी फुल कर देखा जाएगा। बराबर। तो ये माइंडसेट, इसके अलावा अभी हाल ही में सेटलमेंट के बाद ये चीजें हुई कि आप स्केल 1 से ही फर्स्ट एसी में ट्रेवल कर सकते हो। दैट मीन एक स्टूडेंट जो कि ग्रामीण बैकग्राउंड से आता है, उनके लिए जनरल और बहुत ज्यादा स्लीपर से लेके 3rd एसी में आना भी एक सपना होता है। बराबर। आप बिजनेस क्लास में चल सकते हैं। ओके, ग्रेट। फर्स्ट एसी इज इक्वल टू बिजनेस क्लास, ट्रेन में उससे ऊपर तो कुछ होता नहीं है। दैट मीन ऑफिशियल ट्रेवल जब भी आप करोगे वो कर सकते हो। प्लस अगर हॉल्टिंग की बात करूं, आप अगर अपने ऑफिशियल वर्क से 7-8 घंटे के लिए किसी भी शहर जाते हो तो एक मोटा मोटा समझ के चलिए 1800 से स्टार्टिंग होती है हॉल्टिंग की। ये सब एडिशनल पर्क्स हैं जो कि आपके सैलरी में जुड़े नहीं है। ओके। तो ये सब चीजें ऐसी हैं जो कि आपकी लाइफ स्टाइल को बहुत इंप्रूव करती हैं। ओके, अच्छा तुम बता भी रहे थे मुझे अपनी लाइफ स्टाइल के बारे में कि सर जब हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ था हम एक कमरे में, वो क्या स्टोरी थी वो बताओ एक बार जरा। अगर मैं बात करूं तो एक छोटा सा कमरा, मुझे लगता है बहुत ज्यादा स्पेस रहा होगा, 300 स्क्वायर मीटर नहीं, स्क्वायर फीट। ओके, ठीक है। और एक छोटा सा किचन, जिससे बड़ा अभी का मेरा वॉशरूम है, तो उतने में पूरी फैमिली रहती थी। और उसी में एक साइड में बेड पड़ा हुआ था और एक तखत पड़ा हुआ था, वैसे लाइफ थी। और आफ्टर बीइंग एन एसबीआई पीओ मैंने आपको अपना विला दिखाया। इसके अलावा मेरा एक लखनऊ में घर है, और इसके अलावा घर में जो जो मतलब चीजें कभी सपना होती है, जस्ट लाइक लग्जरी कहा जाता था एक समय, वो चीजें अब इतनी इजीली एक्सेसिबल हैं कि मतलब आपको कभी दोबारा सोचने की जरूरत नहीं है। ये सब जस्ट बिकॉज ऑफ बीइंग एन एसबीआई पीओ यू कैन अफोर्ड। मतलब कुल मिला के जो बच्चा सपने देखता है कि मेरे घर में भी ये चीजें हो, ये हो मेरी स्टाइल, तो बिना कुछ करे फर्स्ट जैसे आप ज्वाइन करोगे ना, आपको तुरंत मिल जाएगा। तो भाई लोगों, एसबीआई पीओ मतलब आपकी लाइफ स्टाइल को ही नहीं चेंज करेगा, बल्कि आपका एक मेंटल स्टेटस भी चेंज करेगा। आपकी अराउंड जो लोग होंगे वो भी शायद आपको उस नजरिए से देखने लगेंगे, है ना। जैसे कि मतलब होता ना कि एकदम से लाइफ बदल गई,
हाँ, इंडायरेक्टली मैं अगर बताऊं तो रिलेटिव्स जो पहले कभी आना पसंद नहीं करते वो रियल टाइम अब मतलब हमारे गेस्ट बनने के लिए तैयार रहते हैं, इनविटेशन स्पेशली आता है कि मयंक भाई आपको आना है। यार ये समाज का ही वो है, मतलब कहते हैं लोग हमेशा देखने का नजरिया कि जो इंसान ग्रो कर कुछ रहा लोग होता है तो everyone इसे people follows एटीट्यूड, him। हाँ इसे एटीट्यूड का नाम दे देते हैं, कुछ लोग इसको कुछ कह देते हैं, बराबर, लेकिन इन रियल ये हार्श एग्जांपल है रियल लाइफ का। सही है। एक और सवाल है मेरा आखिरी, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत रूरल बैकग्राउंड से आते हैं भाई, उनका मतलब ऐसा होता है, उनको प्रॉब्लम सबसे ज्यादा क्या आती है, एक तो उनको अवेयरनेस कम होती है, नो डाउट, कैसे तैयारी करनी है, क्या करनी है, तो अवेयरनेस कैसे उनको मिलेगी कि ये नौकरी मुझे ये सब दे सकती है। और दूसरा, तुम एक रूरल बैकग्राउंड से आए हो, कहीं ना वो एक इनसिक्योरिटी माइंड में हम लेकर आते हैं कि हमसे ज्यादा टैलेंटेड बच्चा हो, वो तो बहुत ही, जैसे अभी 600 वैकेंसी है, मैं एक बच्चे के एंगल से बता रहा हूं तुम्हें, तो बच्चा क्या सोचता है कि 600 वैकेंसी है, 541 वैकेंसी है, मेरा नहीं होगा, क्योंकि मैं गांव के बिलोंग से आता हूं, मेरे को इतना टैलेंट नहीं है मेरे अंदर, जो बच्चा बीटेक करके आ रहा होगा वो निकाल लेगा। एक अराउंड वो चलती है ना, कहानी सी बनती है, ये सबके साथ होता है। तुम्हारा इस पर क्या कहना है? इस पे एक मोटा मोटा मेरा माइंडसेट है। देखिए मैं तो एक बनिया फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो हमें एक मोटा मोटा ये दिखाई देता है कि कहाँ से हमें क्या मिल रहा है। दैट्स मीन हम एग्जाम के पीछे नहीं भागते थे, हमारा मोटा मोटा ये मोटो था कि भाई नंबर्स कहाँ से कितने आते हैं। एक एलाइट क्लास, एक एनआईटी से आने वाला बच्चा, एक अगर बात करो एमबीए करने वाला बच्चा, उसके माइंड में क्या होगा, पढ़ाई होगी, नॉलेज होगा, स्पीड होगी, बराबर। बट हमारे माइंड में नंबर कहाँ से पिक करने हैं वो था। ओके मैंने आपको एग्जांपल दिया, जीए मैंने बहुत मेहनत नहीं की थी, क्योंकि अब वही जीए चीज ऐसी है कि आप उसमें रियल टाइम नहीं कर सकते। बराबर। इंग्लिश में मैंने मेहनत की थी, लेकिन वही कि मार्क्स उसके लिमिटेड थे, लेकिन मैंने मैथ्स में कुछ चीजें पकड़ ली। अगर मैं बात करूं मेंस की, तो अगर उसमें जितने भी मार्क्स होते हैं, अगर 30 क्वेश्चन भी हुए, तो अगर परसेंटेज को उठा के देख लो ना, परसेंटेज रेशियो और इस टाइप के 2-3 पैरामीटर्स होते हैं, मोस्टली क्वेश्चंस उसी के आसपास घूमते रहते हैं। तो मैंने पूरा उस पे अपना वही, अगर मैं देसी टर्म यूज करूं, बनियाई बुद्धि जिसे कहते हैं, तो मैंने वो टर्म यूज किया वहां पे, और पूरा का पूरा फोकस डाल दिया कि जहां से मुझे मिलना है, प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है। एग्जैक्टली बस परसेंटेज में प्रॉफिट का टर्म है ना, तो अगर बात करें तो मैंने उधर से उठाया, और डीआई आप भी समझ सकते हैं, रेशियो, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, और इन सब से ही मिला हुआ है, और उसमें मोटे मोटे 2 क्वेश्चन आने ही आने हैं। एग्जैक्टली। तो मैंने सबसे पहले पढ़ाई से ज्यादा इन सब चीजों को फोकस किया, मार्क्स कहाँ पे मिलने हैं। और अगर मैं बात करूं, उस समय 2020 था, तो एआई जैसा कुछ टर्म सुना नहीं था, या बहुत हाईटेक वर्ड हुआ करता था। वी आर लिविंग इन 2025। सही बात है, मतलब आज 4 साल में तो बहुत कुछ बदल गया। आपके पास सस्ता से सस्ता फोन होगा 4000 का भी, तो उसमें भी मतलब आप जेमिनी डाउनलोड कर सकते। सही बात है। तो बच्चों के लिए सजेशन मेरा यही है कि जो आप रील इंस्टॉल करते हो ना, कि इधर मोटिवेशन मिल जाएगा, इधर मिल जाएगा, करो, कोई दिक्कत नहीं है। जस्ट लाइक जेमिनी, एआई या इस टाइप के जितने भी एप्स हैं, उनसे आप एटलीस्ट ये क्वेश्चन पुटअप करोगे, मैं पढ़ाई में क्या करूं, कौन से बुक हेल्प करेंगी, या मेरा स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, या लास्ट ईयर को जो एसबीआई पीओ का एग्जाम रहा उसमें क्वेश्चन आयर क्या रहे हैं। पहले हमें 50 वेबसाइट एक्सेस करनी पड़ती, तब वो डेटाबेस मिलता था, और अभी का अपने पास प्लस पॉइंट क्या है कि हमने बस एक जगह डाला, वो पूरा एनालिसिस करके आपको दे देगा। ओके, एक आखिरी क्वेश्चन मेरा और है तुमसे। एक बहुत सारा मतलब ना कह लो कि र्यूमर्स है, या मतलब एक कहानी चल रही है, भाई इतने घंटे पढ़ोगे तो नौकरी लगेगी। तुम्हारे हिसाब से एसबीआई पीओ बनने के लिए एक इंसान को कितने घंटे पढ़ना चाहिए? जब मैं थोड़े थोड़े मार्क्स से फेल होता था, तो ऑलरेडी वर्किंग होने के साथ मेरे साथ ये प्रॉब्लम थी, आवर्स डेडिकेटेड नहीं दे पाता था। सही बात। तो मैंने कुछ घंटों के साथ किया, लेकिन दैट मीन अगर मैं वहां पे 0.5 से स्किप कर रहा हूँ, मैं उसके काफी नजदीक था। ओके। तो जब मैंने जॉब स्किप करी, मैंने 24 घंटे भी करके, मतलब 24 घंटे में से 12-14 घंटे भी देख लिया, लेकिन वही है कि हिट नहीं कर रहा है। बराबर। एक समय तो ऑलरेडी मैंने जब 12 से स्टार्ट किया, कहीं ना कहीं माइंड में मेरे था कि हाँ ये मैथ्स होती है, रीजनिंग होती है, ये चीजें ऐसी होती ठीक है। लेकिन इन एक्चुअल जो मुझे चीजें समझ में आई, वो एक बुक के बाद समझ में। मिरेकल मॉर्निंग था, और उसमें मैंने ऑफिस भी थोड़ा सा ज्वाइन कर लिया था। तो उन्होंने ऐसे दे रखा था कि भाई 5 बजे के बाद पढ़ना, मतलब उससे 3-4 घंटे, जब लोग सो के उठते हैं 8-9 बजे, एक अच्छी लाइफ स्टाइल हो, एक लाइट क्लास हो, तो हम लोग करते क्या, 9 बजे उठते हैं। मैंने वो माइंडसेट चेंज किया कि जब तक 9 बजे लोग सो के उठते हैं ना, मैं रात में 2-2:30 बजे उठता हूँ, पूरा का पूरा साइलेंस रहेगा, वही एक 300 स्क्वायर फीट का घर, जाहिर सी बात सब उठ जाएंगे, तो मुझे ना तो पढ़ने का टाइम मिलेगा, ना तो चाय नाश्ता होने लगे, कोई नहाने लगे, कुछ ना कुछ पूजा पाठ स्टार्ट हो जाएगी। मतलब इंडियन फैमिली का ये कल्चर है। तो मैंने वहां से थोड़ा रूट से हटके 2:30-3 बजे, 2 बजे से स्टार्ट करा, और 5 बजे तक मैंने 2-3 क्लासेस या इस टाइप की चीजें फिनिश कर ली। 5-5:30 बजे न्यूज़पेपर आ जाता था ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, तो मैं उधर से न्यूज़पेपर ग्राफ्स किया। देन
2-3 क्लासेस शेड्यूल होती थी, जस्ट लाइक कुछ इंग्लिश टीचर की, कुछ मैथ टीचर्स की, उस पे मैं काम करता। 9-9:30 बजे तक मैं अपनी मोहमाया से मुक्त हो चुका होता। फिर भी कितने घंटे का ड्यूरेशन था ये सब कुछ, एक मिनिमम? 6 घंटे उधर, उसके बाद दिन में कुछ ना कुछ आता रहता, उसमें प्रॉपर पढ़ाई नहीं तो हो पाती। मतलब फिर भी तो 6 घंटे प्रॉपर इनफ है, लेकिन वो आइडल 6 घंटे, आइडियल 6 घंटे है ना? हाँ, मतलब ये नहीं कि घर में आप सब्जी लेने जा रहे हो, 15 मिनट पढ़ रहे हो, या आप छत में गाने सुनने जा रहे हो, उसके बाद आके पढ़ रहे हो, वो परफेक्ट टाइम नहीं होता। क्योंकि जो भी एक्सपेरिमेंट आपका माइंड करेगा वो उस फ्री टाइम में करेगा। आपके आसपास कोई ना, आसपास होगा तो यही होगा यार, उनके माइंड में ये रहता ना, आप क्या पढ़ रहे हो, कैसे पढ़ रहे हो, आना जाना, तो वो कंफ्यूजन क्रिएट करता बच्चों के माइंड में। तो साथियों देखो, मैंने काफी सारे क्वेश्चंस एक बच्चे के बिहाफ पे तैयार किए थे, और मैंने सोचा कि मयंक से वो सारे क्वेश्चन मैं तैयार करूं और तैयार करके उनसे पूछूं भी। कुछ सवाल और भी है मेरे मन में, अब थोड़ा प्रिपरेशन को लेके हम बात करेंगे। तो मयंक, मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए अगर एक बच्चे को एसबीआई पीओ बनना है? तो तुम्हारे हिसाब से मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश चाहिए, तुम्हारे हिसाब से कोई बच्चा तैयारी करे वो ऐसे पढ़े? अगर प्रीलिम्स की बात करें तो मैंने एक रीस्टार्ट टर्म जो यूज किया है उसके अकॉर्डिंग अगर मैथ्स की बात करें तो आपने पहले पर्सन इन सब चीजों पे एक्स्ट्राऑर्डिनरी एफर्ट डाल दिए। उसके बाद फिर आप फोकस करो सब्जेक्ट वाइज, जो भी आपने शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, उसके अलावा क्या क्या आपने सेलेक्ट करना है। ये नहीं कि आपने प्रोबेबिलिटी भी उठा ली और ये भी उठा ली, ये नहीं करना है। दैट्स मीन जिसमें आप परफेक्ट हो, जिसमें आपको खुद से फील हो रहा है कि यार मैं कर लूंगा इसको। क्योंकि आपको भी पता है मेंस में इस समय हाईएस्ट मार्क्स है मैथ्स के 2 मार्क्स पर, तो उसके अकॉर्डिंग मैथ्स का प्रिपरेशन आपका ऐसा होना चाहिए, बेस पे आपने एक्स्ट्राऑर्डिनरी एफर्ट डाले, देन चैप्टर लिमिटेड सिलेक्ट किए और फाइनली ऑल सेट टू गो। और मॉक्स का क्या रोल है बेसिकली? मतलब आपको क्या लगता है कि मॉक्स का क्या रोल होना चाहिए प्रिपरेशन में? मॉक्स का रोल काफी बड़ा होना चाहिए। जैसे कहते नहीं कि मतलब हफ्ते के 7 दिन मॉक दो, मैं वो नहीं कहता। मैं कहने का मतलब आपने हफ्ते में 6 दिन प्रिपेयर करा प्रॉपर, एक दिन प्रॉपर डेडिकेटेड टाइम आप निकालो। और मॉक ऐसे नहीं कि बस आपने पेपर पेन लिया उठा के फिनिश कर दिया, ये नहीं। ठीक है, फिर एक प्रॉपर डेस्क होनी चाहिए, प्रॉपर आपके पास ये नहीं कि लैपटॉप है तो उसका मैं कर सही हूँ, नहीं। आपको रियल टाइम एग्जांपल वाला फील लेना है कि आप एग्जाम दे रहे हो, पूरा साइलेंट, फैमिली साइड। जिनके घर में नहीं है लैपटॉप तो क्या वो साइबर कैफे था? साइबर कैफे मेरे घर में भी नहीं था, साइबर कैफे हम बिल्कुल नहीं कर सकते। तो फिर मेरा मोटा मोटा कहने का मतलब ये है कि अभी मैंने आपको बताया 2 AM to 10 AM, इस ड्यूरेशन का कोई ऐसा टाइम जब सब सो रहे हो। मॉक टेस्ट में तो कुछ ऐसा होता नहीं कि आप 8 बजे चालू कर सकते हो। हाँ, सही बात है, कभी भी वो टाइम आपने लिया। मैं कह रहा हूँ एक कमरा, मेरा घर खुद एक कमरे का हुआ करता, साइड में मैंने एक टेबल डाल ली थी, उसके बगल में फ्रिज था और उसके बगल में बकस रखी हुई थी, तो वहीं पे चेयर डाल के मैंने ये करा। और वहां पे मैंने प्रॉपर माउस लिया, प्रॉपर A4 सीट्स ली 3-4, एक पेन पेंसिल लिया, और वहां से मैंने एक बॉटल भी रख ली ताकि उठना ना पड़े। जो भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी एफर्ट डाल के मैं प्रिपरेशन कर पाता था, मॉक में वो चीजें निचोड़ के डाल दिया करता। और जब मॉक में मैं ये चीजें डालता उसके बाद फिर उसको एनालिसिस करता था, मैंने कहाँ पे स्किप किया। स्किप करने इन द सेंस प्रोबेबिलिटी या P&C या इस टाइप के जो चैप्टर्स होते हैं, मैंने उसको स्किप करके उधर से नंबर की जगह मैंने टाइम बचाया। नंबर किया कोई दिक्कत नहीं, मुझे कौन सा 100 लाना है। सही बात है। मैंने टोटल उतना करा जिससे कि मतलब वहां पे मेरे नंबर मैथ्स में कवर हो जाए। तो मैंने उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। मुझे 100 लाने भी नहीं है, मुझे बस इतने लाने हैं। तो मैंने उसके लिए प्रॉपर उसमें अपना रफ वर्क किया कि मेरे नंबर कितने हैं, और फाइनली उसका सीट मैं अपने सामने एक चार्ट पे लगा लिया करता था मॉक में। और डे वाइज जैसा हुआ करता मैं अपना प्रोग्रेस मॉनिटर करता। अगर मैंने पिछले मॉक में 39 लाए तो मुझे ये डर नहीं है कि मैं 100 में से 39 क्यों लाया, मैं बाकियों का प्रोग्रेस चेक करता था। ओके, बाकियों में मैं कहाँ स्टैंड कर रहा हूँ, है ना? उसमें एक परसेंटेज, उसमें सारे मॉक्स में परसेंटेज जनरेट होता है, तो उसमें परसेंटेज के अकॉर्डिंग वो परफेक्शन दिखाता है। तो अगर मैं टॉप 10% से मैंने स्टार्ट किया, टॉप 5% पे आया, टॉप 1% में, और कई बार टेक्स्ट बुक पे ऐसा हुआ टॉप 1% के कुछ पार्ट में दूसरे तीसरे रैंक में पैन इंडिया मेरा। और इसका रीजन क्या था कि मैंने जो स्टार्ट किया 39 नंबर से। ओके, मैं समझ पा रहा हूँ। तो बच्चों को ये कि मतलब जो मॉक लगा था, एक मॉक पे निर्भर होना चाहिए या फिर सारे मॉक करने चाहिए? नहीं, सारे मॉक करने चाहिए ना। हर एक बंदा परफेक्शन नहीं ला सकता, क्योंकि उन्होंने एग्जाम नहीं दिए हैं। नहीं वो रियल टाइम अगर मैं बात करूं एग्जाम को समझ पा रहे हैं, नहीं वो स्टूडेंट है। बराबर, उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप समझने तो आप मतलब कोशिश करो कि जितने भी मॉक्स हैं मार्केट में वो सारे मॉक आप अटेम्प्ट करो। उसमें आप ये देखो कि मतलब कितने नंबर्स टोटल स्टूडेंट अचीव कर रहे हैं, आप उसमें कहां पे स्टैंड कर रहे हैं। मॉक को लेके तो इस बार मेरा भी, जब मैं अपना खुद का स्टार्ट करने जा रहा हूं, तो मेरा खुद का भी मन ये है कि मैं खुद के टेस्ट सीरीज भी डेवलप करूं। क्योंकि मार्केट में क्या है ना, बच्चों को मैं हमेशा बोलता हूँ कि टेस्ट सीरीज के ऑप्शंस आपके पास हमेशा ज्यादा होने चाहिए।
क्योंकि हर कोई ना कोई जो बंदा टेस्ट सीरीज दे रहा है वो कुछ 2-4 सवाल नए दे रहा है आपको, 100 में से 100 नंबर करना ही नहीं है, उसी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं वो आपसे 2-4 नए सवाल जो आपको एक्स्ट्रा मिलते हैं, कुछ क्रिएटिविटी मिलती है, ला रहे हो और बाकी बच्चे उसमें 40 और 42 अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। दैट मींस क्वेश्चनरी ऐसे बनाए गए जिसमें आप 65 अचीव नहीं कर सकते। 65 के पीछे आप क्यों भागो, क्यों अपनों को नेगेटिव फील करो? गुड गुड गुड। एक आखिरी सवाल मेरा और इसको प्रिपरेशन को लेकर कि करंट अफेयर को लोग बोलते हैं कि जैसे तुमने कई बार जिक्र भी किया, बच्चों का कहना बड़ा ये होता है कि मैं स्टार्टिंग से पढूं या मुझे जब मेरा प्री क्लियर हो जाए तब मैं करंट अफेयर पढूं, क्योंकि जीए जो है ना वो मेंस में आता है, प्री में नहीं आता। करंट अफेयर इज डे टू डे लाइफ, रोज करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। आप न्यूज़पेपर इसका कोई मतलब नहीं कि मेरा पेपर नहीं पढ़ोगे सर, बिल्कुल पढ़ोगे। हाँ, बिल्कुल पढ़ूंगा। आपके पास बुक्स होंगी, ओके, आपके रियल लाइफ एग्जांपल चल रहे होंगे, ये प्लेन हादसा हुआ, इसके ब्लैक बॉक्स में क्या होता है, पायलट ने क्या किया। ये करंट अफेयर नहीं होगी, ये तो हमारी डे टू डे की लाइफ की न्यूज़ है। जैसे करंट अफेयर में जो बच्चों को लगता है कि दिस इज कॉल्ड करंट अफेयर सर, इससे रिलेटेड अब उसमें बोइंग की बात आएगी, बोइंग कहाँ की कंपनी है उससे रिलेटेड बात आएगी। एग्जैक्टली वही देन किस कंट्री का वो था और किस वजह से हुआ, या इंडिया या मतलब वर्ल्ड में कितने हादसे हुए। बराबर बराबर, दैट इज कॉल्ड करंट अफेयर्स। और आप ये सिंपल सा समझो कि जो एग्जामिनर वहां पे बैठा जो क्वेश्चन प्रिपेयर कर रहा है उसने कोई बुक नहीं पढ़नी है। बराबर बराबर, वो रियल लाइफ एग्जांपल जो अपने न्यूज़पेपर में पढ़ रहा है, सही बात अपने है, आस-पास के लोगों से, अपने आसपास के टीचर से, एग्जामिनर से सुन रहा है, वो टर्म उसके माइंड में है, उसने फटाक से गूगल किया कि ये चीज क्या है, इससे रिलेटेड ये पार्ट क्या है, उसने क्वेश्चन बना दिया। एग्जैक्टली, दैट्स व्हाई 60 आउट ऑफ 60 किसी को चाहिए ही नहीं। और कट ऑफ आपको भी पता है 4-3 नंबर के आसपास, इसलिए सर इसको अवेयरनेस बोलते हैं, इसका नाम ही अवेयरनेस है, क्योंकि बच्चों को अवेयर होना पड़ता है। मैं भी वही कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने कहा ना, देखो बच्चों को क्या करते हैं कि किसी ने के पास नोट्स पढ़ रहे हैं, वो कभी अपना कॉमन सेंस नहीं लगाते। जैसे आपने भी बोला ना कि अभी प्लेन हादसा हुआ, किसकी वजह से हुआ, बोइंग है क्या, कौन सी कंपनी है, कहाँ की है, क्या है, कितने हादसे कितने है ना, तो ये सब चीजें बच्चा नहीं घुसता। वो क्या करता है कि टीचर ने बता दिया कि हाँ प्लेन हादसा हुआ, 252 लोग मरे, 252 इतने होते खत्म, इतना। टीचर को सुनिए, हम सुनने से मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन टीचर के ऊपर जाइए ना, आप खुद का दिमाग भी लगाइए कि यार ये क्यों लगाना पड़ेगा। यू डोंट हैव एन ऑप्शन। आई एम एन ऑफिसर और अभी मैं एसमी फील्ड में वर्किंग हूं, तो होता क्या डे टू डे लाइफ। और पता है आपको बैंकिंग इसके लिए आपको एक्सपेंसेस भी देते हैं कि न्यूज़पेपर और मैगजीन जो भी शहर में आप लेवल लो, हिंदी इंग्लिश और लोकल, वो आप लीजिए और उससे वो ग्रैप्स करिए। दैट मीन यू आर, इट्स नॉट गोइंग टू बी अ प्रिपरेशन स्ट्रेटजी ओनली, इट्स आफ्टर जॉब। हाँ, अभी जैसे ना एक क्वेश्चन आया था, एक परफ्यूम कंपनी करके थी, एक परफ्यूम ऐसे कुछ था वो, तो वो मेरे ख्याल से उत्तर प्रदेश के कुछ जगह पर था। तो बच्चों ने बहुत कहा कि ऐसे क्वेश्चन भी बैंकिंग आने लगे हैं, तो मे भी शायद वो इवेंट या उस जगह फाइनेंशियल अवेयरनेस भी एक पार्ट है जो कि वो लिखते नहीं है, बट इन एक्चुअली आप फाइनेंशियल उसमें काम करने जा रहे हो, तो यू विल हैव टू। तो इन शॉर्ट की आपके अराउंड जो भी एक्टिविटीज चल रही है, पर अब पूरे देश में विदेश में, तो कहीं से भी कुछ कनेक्शन अगर बन रहा है उस जगह का, तो उसको लेकर सवाल बनते हैं जीए में। और क्योंकि हम अवेयर नहीं होते हैं तो हमें लगता है कि यार ये क्वेश्चन तो बनता ही नहीं है एग्जाम में, है ना। ऐसी कुछ आया था, कोई मुझे याद नहीं है, परफ्यूम करके था कुछ ऐसा, इत्र कहाँ पे लगता है, ऐसा कुछ इत्र करके था शायद, इत्र कंपनी मतलब उत्तर प्रदेश में कहाँ पर, ऐसा कुछ था, एग्जैक्टली मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ। अच्छा अब बताया तुमने कि भाई अगर आप करंट अफेयर पढ़ो तो डेली बेसिस पे पढ़ो, सोचो कि यार ये चीज हमारे बैंकिंग में कैसे कनेक्ट हो सकती है। गुड। एक और सवाल है मेरा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, टाइम मैनेजमेंट। क्योंकि प्रॉब्लम क्या है ना, पढ़ तो सब लो, ये सब ठीक लगता है कि यार ये पढ़ो वो पढ़ो, मतलब हम भी कई बार बच्चों को बताते हैं, बट बच्चों से जब मैं सुनता हूं तो उनका पहला सवाल होता है कि टाइम मैनेजमेंट और जो स्टडी रूटीन होता है इसको कैसे मैनेज करें। ये इतना बड़ा सवाल है, मतलब मैं आपको बताऊं सर, लाखों लोग जानना चाहते हैं कि मैं टाइम मैनेज कैसे करूं, स्टडी को कैसे बैलेंस करूं तुम्हारे हिसाब से। और टाइम मैनेजमेंट हम 2 प्रोस्पेक्टिव से डिस्कस कर सकते हैं। पहला तो उस बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से जो कि अभी वर्किंग नहीं है, ठीक है, पेरेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट है। एक वो बच्चा जो कि बड़ी कंपनियों में वर्किंग है, लेकिन कहीं ना कहीं उसको जॉब चाहिए, ठीक है, सिक्योरिटी चाहिए, सेफ्टी चाहिए और एक लाइफ स्टाइल चाहिए, ठीक है। तो अगर इनकी बात करें वर्किंग प्रोफेशनल, जरूरी नहीं, चूंकि आप ऑलरेडी एक्सपीरियंस, तो आपको ये पता है कि कहाँ से क्या चीजें पिक करनी है और क्या चीजें प्रेजेंट करनी है। दैट्स मीन कि आपके पास जो लिमिटेड टाइम है, लिमिटेड कंटेंट पे फोकस करिए, अपना स्टडी रूटीन प्लान करिए, उसके साथ एक हेल्दी फूड और हेल्दी लाइफस्टाइल पे ध्यान रखिए। ये तो मतलब आपके सब्जेक्ट वाइज और आपके पास क्या कितना टाइम है उसके अकॉर्डिंग मैनेज करना पड़ेगा। और मैं प्रमोशन तो नहीं कर रहा, लेकिन एक बुक है मिरेकल मॉर्निंग जिसने लाइफ चेंज करने में मदद की, उसमें एक सेवर्स टेक्निक है, उसमें कुछ स्टार्टिंग के 1-2 घंटे डे के आप वैसे अगर स्टार्ट करते हो ना, तो लाइफ आपकी बहुत लंबी चेंज हो जाती है। उसका रीजन क्या होता है, आपके माइंड में एक वो चीजें भर जाती हैं कि फोकस किस पे बनाए रखना है, पढ़ाई क्या करनी है और एक गोल हमारा क्या है। और रूरल बैकग्राउंड के स्टूडेंट की बात करें तो उनके पास एक मोटा मोटा ये रहता है कि अपने पास टाइम पूरा है, लेकिन घर के काम है और सारी चीजें हैं, तो उनको भी मैं सजेस्ट करूंगा आप अर्ली उठ सकते हैं तो बेस्ट इन क्लास कि आप मतलब अपने टाइम से उठिए, अपना टाइम मैनेजमेंट करिए।
सब्जेक्ट वाइज उनको टाइम स्पेशली दीजिए, जिनमें आप वीक हो। ये तो सभी कहते हैं कि आप उसको स्पेशली टाइम दो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ जिसपे आप वीक हो उसको टाइम दो। डिपेंड करता है उसके मार्क्स क्या है। अगर उसके मार्क्स अच्छे हैं तब तो आप वीकनेस को अपनी पावर बनाओ। अदरवाइज अगर मार्क्स लिमिटेड हैं तो उसको उतना ही टाइम दो जितना उसको चाहिए। उसके लिए पागल होने की और उसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने की जरूरत नहीं है। बराबर। एग्जामिनर भी आपसे ये नहीं पूछ रहा है। एक और सवाल है मेरा, बहुत बच्चे पूछते हैं, आपको क्या लगता है एग्जाम क्रैक करने में मेहनत के साथ साथ लक भी होता है? लक देखिए, अगर मैं बात करूं तो मैं खुद को बिल्कुल लकी कहूंगा। और लक जो बनाया जाता है ना, खुद से बनाया जाता है। अच्छा, ये कैसे? कुछ चीजें लिख के नहीं आती। लोग कहते नहीं कि हाँ ये बहुत लकी था इस वजह से हो गया। बहुत लोग जब मैंने इतने सारे फेलियर्स देखे, मैंने 24 साल में अपनी जब हमारे साथ के जो बच्चे थे वो लाइफ स्टाइल जी रहे हैं, पब जा रहे हैं, उसके बाद लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हैं, अलग अलग सिटीज में पढ़े हुए हैं, तब मैं उस समय 4000 की नौकरी कर रहा हूँ। बारिश में जब बच्चे अपने घर में बैठ के चाय पकौड़े मम्मी के हाथ का खा रहे हैं, तब मैं उस समय वो नौकरी कर रहा हूँ जिसके लिए मैं कभी बना ही नहीं था। तो आप लक कह लीजिए, मैं मानता हूँ मैं लकी हूँ कि मुझे उस एज में वो अपॉर्चुनिटी मिली कि उस जॉब में मैं जा पाया, जिससे कि स्ट्रेस मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट या एक्स्ट्राऑर्डिनरी एफर्ट कैसे डालते हैं वो मैं सीख गया। बराबर। दैट्स व्हाई आई एम लकी। और आप भी अगर लकी हो तो गो हेड। मैं ये समझता हूँ लक पे भरोसा करते रहो, पढ़ाई फिर कभी कर मैं लेंगे। ये भी समझता हूँ कि अगर वो बहुत खुशनसीब इंसान है जिसके जीवन में चैलेंजेस ज्यादा हैं, जितने चैलेंजेस होंगे लाइफ उतने ही ऊपर आपको लेके जाएगी। मैं भी ये सोचता हूँ कि अगर जिंदगी में स्ट्रगल ज्यादा है ना तो वो इंसान बहुत आगे जाएगा। जैसे लोग कहते हैं ना कि यार मैं कामयाब नहीं हो पाया, मैं समझता हूँ कि उसने स्ट्रगल कम देखे हैं। कामयाब, क्योंकि आप ये सोचिए ना, आप एक बार फेल होते, 2 बार फेल होते हो, मतलब इंसान एक ऐसे दौर से भी गुजरता है उसको महसूस होता है कि नहीं यार, मतलब मैंने इस तरह का स्ट्रगल देखा है, ये कुछ भी नहीं है। सही बात है। अभी मैं जब अपने लाइफ के अगले फेज में हूं तो बार बार ऐसी फीलिंग आती है कि मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है। आप 125 करोड़ रुपए का पोर्टफोलियो हैंडल कर रहा हूं तो भाई कई रिस्क आते हैं कि मतलब आपके ऊपर बॉसेस नहीं है या लिमिटेड लोग हैं, लिमिटेड टाइम के साथ उनको वो चीजें डिलीवर करनी है। तो फाइनेंशियल स्ट्रेस तो आप समझ सकते हो, लेकिन फिर लगता है यार तू तो वो बंदा है ना जिसने वो समय में वो दौर देखा। बिल्कुल। और अगर उस समय की वो फीलिंग मैं उठाता हूँ, अपनी डायरी के पिछले पन्ने खोलता हूँ जहाँ पे ऑलरेडी मैंने कुछ लिख रखा था अपने सक्सेस को लेके, अपने अचीवमेंट्स को लेके, तो एक अच्छी सी स्माइल आती है। फिर अगले दिन नया उत्साह के साथ मैं वहां पे जा पाता हूँ। दैट्स व्हाई आई ऑलवेज फील मोटिवेटेड। और जितने भी बच्चे हो, आप अपनी लाइफ से अगर पूछो ना तो सारे जवाब आपके लाइफ के पन्नों में ही छुपे हुए हैं। अपने पिताजी का स्ट्रगल देखो। अगर आप, मैं कह रहा हूँ कि लाइट क्लास भी हो ना, तो कभी ना कभी आपके पिताजी ने तो स्टार्ट किया होगा, किसी ने तो किया, बाबा ने तो स्टार्ट किया होगा ना। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप सोच सकते हो। अगर आपको आज एग्जाम देना हो, ठीक है, और आपको फिर से एग्जाम देना हो, क्या अलग करोगे? क्योंकि 4 साल पहले और आज में बहुत अंतर है। माहौल काफी डिफर हो चुका है, लेकिन वी आर लिविंग इन 2025। सबसे पहला प्लस पॉइंट कि मेरे पास बहुत सारे रिसोर्सेस हैं। प्लस पॉइंट है ये आज के टाइम में, मतलब आप किसी भी चीज को एक सिंगल क्लिक में एक्सेस कर सकते हो। बिल्कुल। अगर मुझे पहले कुछ कंटेंट चाहिए होता है, अरुण सर के चैनल पे जाओ, उनके चैनल पे जाओ, देन उस वेबसाइट पे जाओ, तब मुझे कंटेंट मिलता था। अभी जस्ट मैं एक पीडीएफ अपलोड करूंगा एआई पे कि दिस इज नोटिफिकेशन, क्या वैकेंसीज हैं, क्या डेटा है, ये मुझे 2 मिनट में मिल जाएगा। सही कह रहे हो। इसके अलावा क्या प्रिपरेशन या क्या स्ट्रैटेजी रखनी है, विद इन सेकंड मेरे सामने अवेलेबल होगा। तो मैं केवल उन की पॉइंट पे फोकस करूंगा कि हमें करना क्या है, बराबर, कब डेट्स हैं, उस डेट के अकॉर्डिंग मैं अपना प्लान प्रिपेयर करूंगा। और रही बात मॉक टेस्ट की, तो मैं एक बार फिर अटेम्प्ट दूंगा और अपने टॉप 10% या टॉप 1% के रेशियो को मेंटेन करते हुए एग्जाम देने जाऊंगा। और एग्जाम का मैं बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ कि जब आप जाते हो ना तो भीड़ देख के आप डर जाते हो। मैं कभी डरता नहीं था। मेरे एग्जाम देने जाते एक अच्छे से स्माइल होती थी, यार फिर ट्राई करेंगे और क्या, अभी अपना बेस्ट देते हैं। और जब मैं पेपर लिखने बैठता था तो एक रफ पेपर पे यही लिखता था, आई एम गोइंग टू क्रैक इट, सबसे पहले। यस, मैंने आपको शो किया भी है ऑलरेडी, मेरे डेस्क पे कई बार लिखा था आई एम गोइंग टू क्रैक इट बाय दिस दिस दिस, और उसके नीचे एक साइन करता था। और ये कहीं ना कहीं हम लोग जो सोचते हैं, मुझे लगता है वो मिलता भी है, हमें मिला है। इसको मैनिफेस्टिंग भी बोलते हैं। हाँ, मैनिफेस्टिंग की जब बात कर रहा हूँ, खालिद लोड करके राइटर हैं जिन्होंने बुक लिखी थी। तो कहने के लिए छोटी सी बुक है, 100-150 रुपए की होती है, लेकिन उसकी वजह से आज जो मैंने सोचा था, आज 4 साल के अंदर मेरे पास सारी कुछ है। 29 साल के मैंने लाइफ में सारा कुछ सेटल किया, एक फैमिली बहुत अच्छी लाइफ स्टाइल के साथ जी रही है। एक और सवाल है, जो एस्पिरेंट बार बार फेल हो रहे हैं, बार बार, मतलब वो 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल हो गए, फेलियर उनकी जिंदगी से ज्यादा ही नहीं है, वो समझ नहीं पा रहे, वो भी इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, उनके लिए तुम्हारा क्या कहना है? एक अभी कुछ दिन पहले मेरे पास एक कॉल आई थी, एक लेडी थी जिन्होंने कभी मेरे साथ प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी। तो क्लर्क उनका रिजल्ट है, देन उनका रोल नंबर वो भूल गई थी। अभी एसबीआई क्लर्क वाले? हाँ।
तो उन्होंने मेरे से रोल नंबर, तो उनसे ज्यादा एक्साइटमेंट मेरे में था कि ये बंदी मेरे साथ उस समय स्टडी कर रही थी और आज काश इसका हो जाता, दिल खुश हो जाता। 4 साल एज सेज कंप्लीटिंग हर एज टू अप्लाई द क्लर्कल एग्जाम, लास्ट एज था। तो उनकी वही लाइन थी कि यार कब आएगा। मैंने अटेम्प्ट किया और मैंने अपनी ही जर्नी की तरह उनका भी रोल नंबर 3 बार डाल के क्लिक किया, नहीं हुआ। सिर्फ डिप्रेस्ड, क्या होगा क्या सर। हमने कहा काहे परेशान हो रही है, अभी 2 महीने में आ रहा है पीओ का नोटिफिकेशन। मेरा तो नहीं हुआ था, अगर हो जाता तो मैं अभी क्लर्क में कहीं मतलब कर रहा होता काम, बाबूगिरी कर रहा होता। फिर उस माइंडसेट के साथ मैंने उनको वो जब समझाया तो फिर से एक्साइटमेंट के साथ, मोटिवेशन के साथ उन्होंने रिस्टार्ट किया और होप सो जल्दी वो आपके पैडकास्ट में होंगी। अच्छा, हाँ चलो बिल्कुल। तो अगला सवाल है कि क्या एक फिक्स टाइम टेबल को फॉलो करना जरूरी है या एक फ्लेक्सिबल होना चाहिए कि यार मैं तो मन जब होगा तब पढ़ूंगा? कुछ लोग कहते हैं नहीं भाई, मन का क्या रखा है भैया, बैठो पढ़ो तुम्हारे हिसाब से। मन के जीते जीत है, मन के हारे हार, ये लाइंस मतलब सदियों से चली आ रही हैं। तो फ्लेक्सिबल टाइम ही सुइटेबल होता है, वेदर इट्स फॉर ऑफिस और इट्स फॉर स्टूडेंट। ओके, अगर मैं ऑफिस आवर्स की बात करूंगा, मुझसे कोई कह दे इतने से इतने तक तुझे काम करना है, ये चीजें फिनिश करनी है, रियल टाइम संभव नहीं है। जब भी आपको लगे कि आप थोड़ा सा मतलब हार्श फील कर रहे हो, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है, आप उठो, ब्रेक लो, देन आपको लगे कि 1 घंटे बात करना है तो 1 घंटे बात को, लेकिन हाँ तब आप करो। फैमिली सपोर्ट कितना इंपॉर्टेंट होता है? मतलब फैमिली सपोर्ट तो अगर मैं बात करूं 2019 उस समय जब मैंने मम्मी को कॉल करी होगी तो कितनी सैलरी थी, तो उसमें यही था कि अगर उनकी ये लाइंस होती बेटा तो रुक जा, घर तो हाँ घर का खर्चा चला और बाकी अच्छी नौकरी है, चलता रहेगा। अगर उस दिन मैंने उनकी वो लाइन होती और फैमिली सपोर्ट वहां पे ना होता तो आज भी वही स्ट्रगल होता, वही पल्सर 135 होती, वही उनकी लाइफ स्टाइल होती और वही एक छोटे से कमरे में मतलब कट रही होती, क्योंकि उस समय वो पैसा हम सेविंग के तौर पे रख रहे होते हैं, अभी लाइफ स्टाइल के तौर पे रखते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हर तरफ से सेफ्टी एंड सिक्योरिटी है। अब मैं भी ये बात मतलब जो फैमिली में मेंबर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं भी उनसे भी कहूँगा, कई बार क्या होता है जो हमारे माँ बाप भी होते हैं, माता पिता होते हैं या जो हमारे गार्जियंस होते हैं, उनकी एक्सपेक्टेशन जो बनती है कई बार वो इसलिए भी बनती है, जो मैंने फील किया अपना भी आपको बताऊंगा, हमारे आसपास जैसे किसी का सिलेक्शन हो गया, किसी भी बच्चे का हो गया, तो हम उम्मीद करते हैं कि हमारे बच्चे का भी हो जाए, तो एक वो सोसाइटल प्रेशर डेवलप करने की कोशिश करते हैं। मैं आप सभी माँ बापों से विनती करूंगा, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट भी करूंगा, अपने बच्चों पे ना विश्वास कीजिए। मैंने कई बार देखा है बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं 1 साल है तेरे पास, तैयारी कर ले वरना हम तेरी शादी करा देंगे, चाहे वो लड़की हो। आप थोड़ा सा भरोसा कीजिए अपने बच्चे पे। मैं बोलूंगा हो सकता है कि देखिए उसको जब फैमिली सपोर्ट मिलेगा ना, वो क्या कर जाए क्या कर जाएगी आपको भी नहीं पता, तो थोड़ा विश्वास रखिए। अब आप देख सकते हो इनके साथ भी सेम सिनारियो था, अगर इनकी मम्मी कह देती कि नहीं मत छोड़ नौकरी, मैं इंटरप्ट करना चाहूंगा सर, है ना, मैं थोड़ा सा इंटरप्ट करना चाहूंगा। जैसा कि आपको इसके पहले बता चुका हूं कि मेरे पिताजी एक गार्ड थे। हाँ जी, हाँ जी, गार्ड की नौकरी, और ऐसे प्रोफेशनल गार्ड्स नहीं जैसे कि अपनी सोसाइटी में होते हैं जिनके एक अच्छा पे मिलता है, या मतलब या होम गार्ड की तरह, उनको 7-8 हजार रुपए मिलते थे और हमेशा ताने मिलते थे कि भाई तुझे 12 घंटे नौकरी करनी है, होली पे छुट्टी नहीं मिलनी, दीपावली पे छुट्टी नहीं। अब जरा उनके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए, उनका लड़का किसी दिन एग्जाम क्रैक करता है और फिर आपके सामने मतलब वो अपने सुपरवाइजर को ले जाके लड्डू खिलाते हैं और बताते हैं कि हमारे लड़के ने ये क्रैक किया। सही बात है। वो जो गूजबम्प्स और वो जो मोमेंट्स थे मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाता। और एक होता नहीं, मैंने अपने उस डायरी में लिख रखा था कि ऑफिशियल रिटायरमेंट एट द एज ऑफ 55, वो मैंने अपने फादर को गिफ्ट किया है। दैट्स मुझे नहीं लगता उससे पीसेस में उनको कुछ गिफ्ट कर सकता था। अब वो अपनी लाइफ जी रहे हैं, लग्जरी जी रहे हैं, और सबसे बड़ी बात जो उनको मतलब पहले बोलते यार तो गार्ड है, तो गार्ड है, उनकी ये लाइंस होती थी। अभी उनको एक प्राउड बैंकर के पिताजी कहते हैं, अधिकारी के पिताजी, वो वाली रिस्पेक्ट अगर देनी है ना, तो उसके लिए भाई मेहनत तो तुझे ही करनी पड़ेगी, इसके लिए कोई और नहीं आ रहा है, ना ही कोई गॉडफादर बन के आ रहा है, ना ही कोई। सही बात है। अच्छा, आपके लिए सक्सेस का क्या मतलब होता है? सिर्फ एक जॉब या फिर कुछ और भी? ना, सक्सेस केवल एक जॉब नहीं है। जॉब तो देखिए मैं पहले भी कर रहा था। सक्सेस का मैटर है हैप्पीनेस, खुशी। आई एम फ्री टू फ्लाई, जस्ट लाइक मुझे कहीं भी ट्रैवल करना है, मुझे सोचना नहीं, मुझे फाइनेंशियल नहीं देखने, घर वालों को शॉपिंग करनी है तो उनको कभी टैग नहीं देखना है, शादी करनी है आपको टैग नहीं देखना, आपको ये नहीं अरेंज करना है भाई इतने इतने पैसे इकट्ठे करके रखे, मैंने ज्वेलरी खरीदनी, मैंने ये चीजें खरीदनी, ये चीजें मैनेज करनी है। यू कैन डू एवरीथिंग इन सेकेंड्स। तो जॉब उस लेवल की होती है। और सेकंड थिंग, जो रिस्पेक्ट आपको मिलती है ना, वो पैसा नहीं दे सकता। पैसा तो आप कमा सकते हो किसी ना किसी तरीके से, लेकिन जो एक फैमिली रिस्पेक्ट और जो मम्मी लोगों के फेसेस पे स्माइल होती है, जो सिस्टर के फेसेस पे प्राउड होता है,
वो मोमेंट्स अचीव करने के लिए भाई स्ट्रगल तो तुझे करना पड़ेगा। बिल्कुल। एक और सवाल है मेरा, सिलेक्शन के बाद सिलेक्शन हो गया, SBI PO बन गए तुम, एक बहुत बड़ा बदलाव तुम्हें देखने को मिला होगा, बहुत सारे चेंजेस आए होंगे समाज में, वो चेंजेस आए होंगे, क्या लगता है सिलेक्शन के बाद वो कौन कौन से बदलाव होते हैं जो तुमने देखा कि यार ये तो मतलब वो कहते हैं ना, जज्बात बदल दी, दुनिया बदल गई, वो तुम्हारे साथ एक हुआ? मेजर चेंज यह है जो रिलेटिव्स पहले ये होता है यार ये हमारे घर आ गए, और आज का क्या सीन, अरे यार मैं आप स्पेशली इनवाइटेड हो, आपको आना है, आप छुट्टी लगा दो, आप ये कर दो। वही सेम फैमिली इनविटेशन सबके आते हैं, आज तक कोई बंदा नहीं जो इनवाइट ना करता हूँ। दूसरी चीज फाइनेंशियल्स, आप कहीं भी खड़े हो, आपकी इतनी क्रेडिट वर्दीनेस होता है कि किसी भी शहर में आप पोस्टेड हो, किसी भी फर्नीचर के शॉप पे चले जाओ, किसी भी रेस्टोरेंट पे चले जाओ, और कहीं पे ऐसा नहीं होगा पैसों के लिए वो बंदा आपको ठोक दे। बराबर। मतलब आपको कभी भी मेन्यू देखने की जरूरत नहीं पड़ती, और सबसे बड़ी बात सही उस शहर के बात आप है। नोन होते हो कि आप किसी भी शॉप पे चले जाओ, आपको चीज क्या पसंद है आपके घर तक डिलीवर कर देंगे। बराबर, समझ रहा हूँ। आपका लीगल कोई मैटर फंस रहा हो तो आपके लिए एडवोकेट से लेके पुलिस से लेके सारी चीजें अवेलेबल होती हैं। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं SBI PO कोई एक अच्छी जॉब अच्छी है, तो सबसे बड़ी बात होती है ना कि सोशल सिक्योरिटी, आपको देखने का नजरिया बदल जाता है। आप एक लोअर टी शर्ट में निकल जाते हो तो आपकी वही रिस्पेक्ट होती है जो एक अरमानी की वॉच पहने हुए व्यक्ति की। Exactly. जस्ट बिहाइंड दैट कि उनको पता है कि इस बंदे का स्टेटस क्या है, ये सिंपल रह रहा है या क्या पहन रहा है, वो मैटर नहीं करता, ये बंदा किस उस पे वो मैटर करता है। बिल्कुल। और एक सवाल और भी है मेरा, हर एस्पिरेंट की लाइफ में डिस्ट्रैक्शन भी होता है, एज है, बहुत डिस्ट्रैक्शन होता है, तुम्हारी लाइफ में भी कोई डिस्ट्रैक्शन था ऐसा, या अगर किसी की लाइफ में है तो कैसे मैनेज करें? डिस्ट्रैक्शन देखिए मेरे लाइफ में मेजर Control पार्ट कैसे ये किया था तुमने उसको? कि एक अगर लाइफ की बात करें ना, डिस्ट्रैक्शन सबसे ज्यादा ये करता था ना यार, मुझे फैमिली के लिए अर्न करना है। और चूंकि अर्निंग मेंबर था फैमिली का, मेरे पैसों से घर चलता, मेरे पास इतना ऑप्शन था नहीं कि भाई इधर प्यार मोहब्बत करूं, उधर सुट्टा और दारू फूक रहा हूं, ये सब नहीं था। ये सब तब होता है जब आपके पास सारे ऑप्शंस होते हैं, आपके पास फैमिली नहीं होती है। तो अगर मैं बात करूं स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर आपको लगता है ये चीज डिस्ट्रैक्ट कर रही है ना, थोड़ा इनसे बाहर निकल के देखिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप ड्रिंक बंद करो, आप स्मोकिंग बंद करो, या आपकी गर्लफ्रेंड है आपके साथ दे रही है, आप उसके सपोर्ट से आगे बढ़ो, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ ना कि उनसे भी इस चीज को लेके आप डिस्कस कर सकते हो कि ये चीज है, ये मेरा एम है, और कहीं ना कहीं देखिए अगर आप राजा बनोगे तो रानी तो वो भी बनेगी। ये हकीकत है। आज के समय में दुनिया को यही चाहिए होता है। अगर वो लड़की आपको प्यार मोहब्बत में और कॉन्टिन्यूसली आपसे 12 घंटे बात कर रही है, दैट्स मीन कि आने वाले 5 साल में भी वही सीन रहेगा। जबकि आपने अगर इधर 6 महीने साल भर स्ट्रगल कर लिया तो कहीं ना कहीं आप उस रिस्पेक्ट के अगर हकदार होगे, दैट्स मीन आपकी गर्लफ्रेंड या आपकी वाइफ या जो भी आपके साथ रह रहा है तो उस लेवल की लाइफ जी सकते हैं। और हाँ, अभी मैंने ड्रिंकिंग स्मोकिंग की बात करी तो एक बच्चों को मैं बर्बाद तो नहीं करने की है, लेकिन हाँ एक थोड़ा सा हंसी को उस तरह बता रहा हूँ। अभी आप अगर 100 रुपए की चीज अफोर्ड कर सकते हो ना, कल आप उस शहर के सबसे बड़े लाउंज में जाके वहां पे एक अच्छी सी ड्रिंक ऑर्डर कर सकते हो। ये अगर पाना है तो ये भी एक मोटिवेशन की तरह आप ले सकते हो कि भाई हाँ कि आप उस चीजों को अफोर्ड कर पाओ, उसके लिए तो मतलब स्ट्रगल करना पड़ेगा। आप अभी के लिए उसको साइड में करो और लाइफ उस लेवल पे लाओ कि उस शहर के समिट बिल्डिंग पे जाके आप एक अच्छा सा ड्रिंक ऑर्डर कर सको, आपको मेन्यू या उसका प्राइस ना सोचना पड़े। बिल्कुल सही बात है। और मैं तो ये बात मेरे को भी याद है कि मेरी शादी जब हुई थी तो मैं ये जो लाइन तुमने बोली ना कि तुम राजा बनोगे रानी तो तू ही बनेगी, हाँ। तो मेरा भी डिस्कशन काफी होता था। मैंने कहा अभी लाइफ है, अभी स्ट्रगल है, मतलब अभी करना चाहिए। और ये मैं सब लड़कों को बोलूंगा जो स्पेशली दिन रात लगे रहते हैं फोनों में, भाई एक बार मेहनत कर लो, जिंदगी सब सॉर्टेड हो जाएगी और फिर तुम्हें लगेगा कि हाँ वो बात सर ने या उन सर ने बहुत सही बोली थी। तो कोशिश सबसे बड़ी बात क्या, उनके मम्मी पापा हाँ कर देंगे। इससे बड़ा एग्जांपल और क्या हो सकता है? मैं हूँ एग्जांपल भाई इसका। हाँ, तो भाई सीधे सीधे तैयारी करो, उस लेवल पे खुद को लाओ। बढ़िया बढ़िया। तो अभी तक का डिस्कशन जो भी रहा हमारा वो प्रिपरेशन करा। अब हम कुछ बातें मयंक से करेंगे कि इनका सिलेक्शन हो गया, अब जॉब के बाद इनका क्या मतलब काम रहता है और जॉब के बाद क्या करियर ग्रोथ होती है। मयंक, पहला सवाल है, SBI PO बनने के बाद पहले दिन का एक्सपीरियंस याद है? पहले दिन का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा क्या था, मतलब कैसा था वो? मैंने पल्सर उठाई और सुबह के 5 साढ़े 5 बज रहे थे। Okay. मैंने प्रतापगढ़ के लिए लखनऊ से अपनी बाइक स्टार्ट करी और एक होता नहीं अंदर से एटीट्यूड आ ही जाता है, प्रॉपर पावर फील आती है। अच्छा, मैंने डे 1 वाली बात है। हाँ, मैंने गेट पे गाड़ी खड़ी करी होती है, उसके बाद फिर गार्ड से मैं उस लहजे में बात करता हूँ। मैं भी एक अधिकारी हूँ, जैसे गार्ड पूछते हैं जनरल पब्लिक को, तो मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करता हूँ, देन अंदर एंटर करता हूँ। तो सामने एक ब्रांच में एटलीस्ट 15 स्टाफ होते हैं ना, तो 15 में आप PO का एक अलग ही नजरिए से देखा जाता है। तो जैसे मैं ब्रांच हेड के सामने जाता हूँ, प्रॉपर चेयर अरेंज कराते हैं, उनके साथ के लोग जो होते हैं जो उनसे PO से नीचे रैंक के होते हैं वो सब खड़े हो जाते हैं। देन आपके लिए चाय पानी का अरेंजमेंट किया जाता है, सबकी चेयर पे जाके आपकी मीटिंग कराई जाती है। उस समय जो प्राउड आता है ना,
वो मैं लाइफ में कभी नहीं भूल सकता। और हाँ, मैं अगर बात करूँ SBI PO जब मैंने ज्वाइन किया था, मेरे माइंड में एक नॉर्मल बच्चे जैसे फीलिंग थी, तो मैंने भी उस समय 3,000 रुपए का एक रेंटेड रूम ले लिया था। मतलब उस समय वो फीलिंग नहीं थी कि मैं SBI PO या इस लेवल का हम चीजें अफोर्ड कर सकते हैं। माइंडसेट वही था बच्चे वाला, एक हॉस्टलर वाला। जब मुझे 6 महीने में पता चला कि लाइफ क्या होती है, तो मैंने लाइफ जीनी स्टार्ट करी। और यस, आई बिलीव इन सक्सेस। आपका डेली वर्क रूटीन क्या होता है? पब्लिक लिविंग क्या होती है? मतलब वो प्रेशर भी मैंने सुना है बैंक वालों को बहुत प्रेशर होता है, तो क्या ये सही बात है? बैंक में सेगमेंट कई सारे होते हैं, तो प्रेशर अलग अलग लेवल का होता है। किसी के पास रियल टाइम क्राउड होता है, जस्ट लाइक एक कैशियर के पास बात करो तो रियल टाइम क्राउड होता है। एक फील्ड ऑफिसर की बात करूं तो रियल टाइम बहुत सारे लोग लोन लेने के लिए खड़े होते हैं। एक अगर मैं खुद की बात करूं तो अभी तुम्हारा क्या काम होता है? एज एन CSO हूं, और तकरीबन क्या होता है इसके बारे में बताओ जरा। इसमें बेसिकली हाई लेवल के जो क्रेडिट्स होते हैं, जस्ट लाइक फैक्ट्री यूनिट्स हो गई, इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो गई, जो एडिबल ऑयल हम खाते हैं, जो कोल्ड स्टोरेज में आलू रखे जाते हैं, या कोई उस शहर का सबसे बड़ा थिएटर, तो इनको हम फंडिंग करते हैं। या कंस्ट्रक्शन वर्क हो गया, तो इस टाइप की चीजों को हम फाइनेंस करते हैं। तो उस शहर के जितने जाने माने लोग होते हैं सब आपके क्लाइंट्स होते हैं। तो एक रेस्पेक्ट मिलती है। आपके पास वर्चुअल क्राउड होता है, ना कि रियल क्राउड। आपके पास लोग तो लिमिटेड बैठे होंगे या हो सकता है ना बैठे हों, लेकिन आपके पास मेंटल प्रेशर उस 125 करोड़ के पोर्टफोलियो को मैनेज करने का टेंशन कि इसके ये डॉक्यूमेंट्स कैसे कंप्लीट होंगे, इसका रिन्यूअल कैसे होगा, इसको एनहांसमेंट कैसे देना है। और लेकिन हाँ, इस पोजीशन बैठने के बाद प्रॉपर एक फीलिंग आती है। तो अभी तुम SBI PO में डेप्यूटी मैनेजर हो? हाँ, अभी हाल ही में मेरा प्रमोशन हुआ अप्रैल 1 को, तो फाइनली एज ए डेप्यूटी मैनेजर मैं वर्क SBI PO में। अच्छा, 4 साल में सबसे यादगार और चैलेंजिंग मोमेंट क्या था तुम्हारे लिए? यार चैलेंजिंग मोमेंट्स जो थे वो ट्रांसफर। अच्छा, जब मैं थोड़ा कितने ट्रांसफर हुए 4 साल में? इट्स माय 4th पोस्टिंग। अच्छा, तो ये सारी मतलब सेम सिटी या कहाँ? ना। यूपी के अगर 4 एंगल होते हैं, चारों कोने में मैं घूम चुका हूँ, और फाइनली अपने घर से 340 किलोमीटर के डिस्टेंस पे हूँ। तो अभी तुम लखनऊ में हो? हाँ, नहीं, अभी मैं चंदौसी में हूँ। आपने संभल का नाम सुना होगा। तो उसी से सटा हुआ एक शहर है चंदौसी, तो वहां पे मैं पोस्टेड हूँ। और अगर मैं बात करूँ तो यूपी के चारों एंगल में घूम चुका हूँ। तो इस जॉब की सबसे ज्यादा अच्छी बात मुझे यही लगी कि आप मतलब उन शहरों की लाइफस्टाइल देखते हो, उन शहरों को, लोगों को समझते हो। और ये चीजें मतलब देखिए, लग्जरी लाइफस्टाइल तो हम प्राइवेट कॉर्पोरेट्स इन सब में जी सकते हैं, अच्छे शहर में जी सकते हैं, लेकिन उन शहर का लाइफस्टाइल, उन शहर का कल्चर, ये चीजें मुझे SBI PO के तौर पे जीने। और चैलेंज और वो क्या रहा तुम्हारे लिए? यादगार क्या रहा कि यार ये चीज बहुत, मतलब आज भी मैं बैठता हूँ तो वो चीज बड़ी अच्छी लगती है? यादगार ये रहा कि मैंने जब अपना विला यहाँ पे एज अ लीज लिया था, तो आसपास मैं लोगों को उठते हुए या सोसाइटी में लोगों को एंटर करते हुए देखता था। तो शहर के CGM, शहर के SP और इसके अलावा शहर के बड़े बिजनेसमैन उस सोसाइटी में रहते थे। अच्छा। मैं बीइंग स्केल 1 ऑफिसर, मैंने वो विला अफोर्ड किया जस्ट बिकॉज ऑफ लीज। ओके। वो यादगार पल मैं जब अपनी फैमिली को दिखाया कि भाई देख, आपका लड़का मतलब इस लेवल के विला में रह सकता है। एक वो दिन कि मैं 300 स्क्वायर फीट के घर में मतलब पूरी फैमिली के साथ रहता था। आज उतना बड़ा मेरा किचन जितना बड़ा हमारा घर हुआ करता था। तो वो फीलिंग जब भी मैं सोचता हूँ कुछ बम्स आ जाते हैं। मतलब अगर मैं बात करूँ ड्रीम कार, या अगर मैं अपने बचपन से अगर कुछ पल उधार लूँ तो उसमें एक प्ले स्टेशन का सपना हुआ करता था। हम लोग बस के किराए में 10 रुपए का, मैंने आपको इसके पहले भी बताया था, तो 10 रुपए का किराया बचा के हम लोग जाते थे फिनिक्स वगैरह। तो वहां पे प्ले स्टेशन देखते थे कि भैया ये लाइट क्लास की औकात है, हमारी औकात से बाहर है ये चीजें। तो मैंने अपनी 28 की एज में PS5 लिया। PS5, हालांकि वो खेला मैं 2-4 दिन लेकिन उस बच्चे की ख्वाहिश मैंने पूरी करी। एग्जैक्टली। तो ये सब जो ऐसे मोमेंट्स हैं, ये आप एक सक्सेस के बाद या एक लेवल अप होने के बाद ही ला सकते हो। और जो बच्चा आपने उस समय स्ट्रगल करके या छोटी छोटी नौकरियां करके खोया, वो बच्चा आपने यहाँ पे फिर से जिंदा कर दिया। बराबर, सही बात है। और एक सवाल और है मेरा, करियर ग्रोथ और प्रमोशन कैसे होता है SBI में? इन कंपैरिजन टू प्राइवेट सेक्टर, यहाँ पे करियर ग्रोथ तो थोड़ा सा स्लो है, बट हाँ जो कांस्टेंट रेट से एक, हाँ मतलब उसमें आपने अगर एज अ PO ज्वाइन किया है तो आपको उतना ही टाइम लगेगा जितना कि मतलब पहले से आने वाले लोगों के लिए। दैट मीन की एक हियरार्की थोड़ा सा लोअर है। लेकिन हाँ, जो हमारे यहाँ पे एक चेयरमैन की वैल्यू है, तो उसकी अगर बात करें प्राइवेट में बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस होंगे, उसके हेड भी उसका बराबरी नहीं कर सकते। हालांकि उनकी सैलरी पैकेज मतलब आपके यहाँ पे जो प्राइवेट में नॉर्मल स्केल 1-2 की रैंक पे जो होते हैं, जस्ट लाइक TL या थोड़े से अच्छे रैंक पे या मैनेजर्स रैंक पे होती है, वो सैलरी हमारे यहाँ पे चेयरमैन की होती है। बट अगर बात करें रिस्पेक्ट की, रिस्पेक्ट, तो मोदी से भी 1-to-1 उनका इंटरेक्शन हो सकता है। उनका एक डिसीजन
इंडिया के फाइनेंशियल सेक्टर को बहुत ही चेंज कर सकते हैं। जो अपर लेवल दिस इज द पावर। एग्जैक्टली, सही बात है। अभी मेरी 2 दिन 3 दिन पहले जीएम सर से मीटिंग हुई थी, तो मैंने उनका पॉइंट ऑफ व्यू देखा, तो वो जो पावर और वो जो रॉयल्टी फील हुई, वो चीजें मैं अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकता। थोड़ा सा टाइम जरूर लगा, 45 इयर्स जरूर लगे उनको उस पोजीशन पहुंचने में, लेकिन वो पावर अगर आप प्राइवेट सेक्टर से सैलरीज में कंपेयर करोगे तो नहीं बराबरी कर सकते। लेकिन हाँ, उनकी रॉयल्टी, उनके विला और उनके लखनऊ शहर के सबसे बड़े बंगले की बात करें तो आपको फीलिंग आएगी। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, हजरतगंज में, मेन हजरतगंज में हमारे सीएम साहब का बंगला है, कि अब देखोगे तो वैसा अपने यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर में अगर 10 करोड़ भी कमा लो तो वैसी चीजें नहीं अफोर्ड कर सकते। तो ये पर्क्स और ये लाइफस्टाइल मिलती है। और आप जिस भी शहर में जाते हो, जस्ट लाइक अगर हमारे यहाँ पे एक सीएम भी किसी शहर में जाता है, उस शहर की सेफ्टी, सिक्योरिटी, सारे डिपार्टमेंट का लग जाना, ये पावर आपको प्राइवेट में पैसा होने के बाद नहीं मिल सकता। एग्जैक्टली, एग्री, बिल्कुल। तो काफी सारी मतलब इसमें अच्छे प्रमोशंस हैं इसमें, अगर आप बस एक कांस्टेंट रेट से है। हाँ, थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन जो चीजें मिलेगी वो आप कल्पना नहीं कर सकते। बिल्कुल। एक लास्ट सवाल और है मेरा, बैंकिंग जॉब के क्या पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं जो स्टूडेंट को पता होनी चाहिए कि भाई ये फायदेमंद है, और लेकिन ये नेगेटिव भी है? मैं नेगेटिव से स्टार्ट करूंगा, पॉजिटिव तो सभी बताते हैं। तो एक तो देखिए, रही बात छुट्टियां तो बहुत हैं और आपको मिलेंगी भी, बट मैनेज आपको करना है। क्योंकि अब कल्पना करके देखो, आपको 1-2 दिन की छुट्टी मिली हो, आपका घर 700 किलोमीटर दूर है, दैट मीन यू हैव छुट्टियां, यू हैव एवरीथिंग, आपके पास पैसा भी, कार भी, बट वो आप ट्रैवल अफोर्ड नहीं कर सकते। उसके अलावा फाइनेंशियल्स जब आप देखोगे कि भाई आपका कोई बैचमेट था या कॉलेज मेट था, वो आज किसी बड़े शहर में रह रहा है, लेकिन जैसे आप उसका फ्लैट, उसकी लाइफस्टाइल कंपैरिजन करोगे, आपको अच्छा तो लगे कुछ समय बाद, लेकिन 2 साल बाद जब क्राइसिस आएगी या कोई फायरिंग हायरिंग जैसा कुछ होता है, तब आपको फीलिंग आएगी, यस आई डिड समथिंग गुड। तीसरी चीज, थोड़ा सा हंसी के जरिए मैं समझाना चाहूंगा, शादी वगैरह के लिए आपको कभी सोचना नहीं पड़ेगा। हाँ, नहीं, हकीकत है। सही बात है भाई, सही बात है। तो अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, और पॉजिटिव एस्पेक्ट की सरकारी नौकरी होनी चाहिए। भारत में कहते हैं सरकारी नौकरी तो हाँ भी हाँ कर दो। हाँ, आप लेखपाल भी हैं तब भी आपको सही बात है। हाँ। और अगर मैं पॉजिटिव की बात करूं तो यार एक लाइफ में तुझे कभी सोचना नहीं पड़ेगा। मेडिक्लेम से लेके आप मतलब ये समझ लीजिए कि मैं लखनऊ का अगर रहने वाला हूं, तो लखनऊ के सबसे महंगे मेदांता, मैक्स या अपोलो जैसे हॉस्पिटल में हमारी पूरी फैमिली कभी भी जाके वहां पे सारी चीजें अफोर्ड कर सकती है, जो कि प्राइवेट वाला भले उसके पास कितनी सैलरी होगी, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा या थोड़ा सा उसका फाइनेंशियल बैलेंस बिगड़ेगा। बट आपके यहाँ पे जैसे आप बैंक ज्वाइन करते हो, आपको वो फैसिलिटी देता है उस शहर के सबसे बेस्ट हॉस्पिटल की। दैट मीन यू आर फ्री फ्रॉम मेडिकल एक्सपेंसेज। सेकंड, ज्वाइन करते 25 से 28 साल की एज में आप 1.25 करोड़ का घर ले लेते हो। कितनों का ड्रीम होता है, अगर पिताजी के लेवल पे आप सोचोगे तो कितने साल लग गए उनको एक अपना घर बनाने में, तो वो आप ज्वाइन करते तुरंत दे सकते हो। वही हाल कार और लाइफस्टाइल का होता है, और रिस्पेक्ट जो आपको मिलती हैं, तो वो चीजें समय के साथ मतलब आपको फील होती जाएंगी। तो अगर थोड़ी सी नेगेटिव साइड्स को साइड में रखोगे ना, तो पॉजिटिव, छुट्टियां सबके साथ दिक्कत होती है, प्राइवेट में तो और दिक्कत होती है, वहां पे 2 से 3 दिन आप नहीं हो तो आपको फायर कर देते हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे स्टेबिलिटी के साथ सब कुछ मिलता है। तो पॉजिटिव एस्पेक्ट इतने हैं ना, अब बताने बैठूं तो घंटों कम पड़ जाएंगे। और बाकी पूरे वीडियो में तो मैंने डिस्कस किया ही है। तो दोस्तों, ये कहानी थी मयंक कसेरा की, जिनका सिलेक्शन SBI PO में 4 साल पहले हुआ था। उन्होंने आपको बताया कि सिलेक्शन होने के बाद की जर्नी उनकी कैसी रही और सिलेक्शन से पहले की जर्नी कैसी रही। इस पॉडकास्ट का मेन उद्देश्य ये था कि आप लोगों को ये बताना कि यार प्रॉब्लम सबकी लाइफ में आती है, हर आदमी के अंदर एक ऑफिसर छुपा होता है, जरूरत होती है उसे जगाने की। आपने देखा कि कैसे एक नॉर्मल इंसान भी अगर पढ़ाई में अपनी कंसिस्टेंसी दिखाए तो किस मुकाम तक वो जा सकता है। जो जो सपने उसने बचपन में देखे वो सारे वो हासिल कर सकता है। इस पॉडकास्ट को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। सबसे बेस्ट पार्ट आपको इस पॉडकास्ट का क्या लगा वो वीडियो के नीचे कमेंट करके हमें बताइएगा। मेन मकसद इस पॉडकास्ट का यही था, आपके अंदर उस ऑफिसर को जगाना, आपको ये एहसास कराना कि दोस्तों अगर लग के मेहनत करोगे ना तो एक दिन आप भी मेरे साथ ऐसे ही पॉडकास्ट कर रहे होंगे। तो शेयर कीजिएगा ज्यादा से ज्यादा लोगों को और सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। अगला जो मेरा पॉडकास्ट होगा वो भी कुछ ऐसा ही होगा जिसमें एक अच्छी सी स्टोरी हम शेयर करेंगे आपके साथ में। कमेंट करके जरूर बताइएगा कौन सा पार्ट आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगा। तो अलविदा साथियों, मुलाकात होगी आपसे अगले पॉडकास्ट में।
तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।